क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह और बेटा हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में हमने पिछले लेक्चर्स में काफी कुछ समझा हमने कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, टरगार प्रेशर क्या होता है, वॉल प्रेशर क्या होता है, ठीक है, ऑस्मोसिस का क्या मतलब होता है, ठीक है ना, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, तो ये सारे टर्म आपको दिमाग में रखने हैं, ठीक है ना। तो ये सब हमने समझा। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट क्या होता है, डीपीडी का क्या कनेक्शन होता है ऑस्मोटिक प्रेशर से, टरगार प्रेशर से, वाटर पोटेंशियल क्या होता है, प्रेशर पोटेंशियल क्या होता है, सॉलिड पोटेंशियल क्या होता है, वाटर पोटेंशियल कैसे वाटर की मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है ना, इम्बाइबिशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो आज के लेक्चर में हम जो है बड़े कोर कॉन्सेप्ट बेटा जो है वो कवर करेंगे। तो एक काम करते हैं, पहले आप लेक्चर को बड़े ध्यान से देखिए बेटा, असाइन टास्क लेक्चर है, आपको बड़े ध्यान से देखना है, समझना है, और उसके बाद फिर मैं आपसे कुछ एमसीक्यू करेंगे, हम लोग मिलके, आप और मैं मिलकर कुछ एमसीक्यू करेंगे, आप भी उत्तर देना उसका और मुझे बताना जरूर कि आपने कितने उसमें से सही किए हैं। तो एक काम करते हैं, पहले हम लेक्चर देखते हैं और फिर एमसीक्यू लगाएंगे। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह और हम पढ़ रहे हैं बेटा प्लांट फिजियोलॉजी, और प्लांट फिजियोलॉजी में हम चैप्टर नंबर 1 में है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, जहां पर हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि वाटर पोटेंशियल क्या होता है, प्रेशर पोटेंशियल क्या होता है, टरगार प्रेशर क्या होता है, प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, अपहिल ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है, डाउनहिल ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है, ठीक है, इविडेंट प्लाज्मोलिसिस क्या है, इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस क्या है, डी प्लाज्मोलिसिस क्या है। आप बोलोगे सर ये सारे टर्म आप लगातार लाइन से क्यों बोल रहे हो, क्योंकि ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड है जो आपके दिमाग में घूमते रहना चाहिए। कि आप फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं ना बेटा, तो टर्मिनोलॉजी पे ध्यान दीजिए, उसके कीवर्ड के डिफ्यूजन का मतलब क्या है, सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन क्या होता है, कैरियर प्रोटीन क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, के कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, Q10 टेम्परेचर कॉफिशिएंट का मतलब क्या होता है, ठीक है बेटा, वाटर पोटेंशियल क्या होता है, प्रेशर पोटेंशियल क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या होता है, ये सारे वर्ड जो है वो दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, क्लियर, कोई नहीं बोलेगा इनको, समझ गए बेटा, ठीक है। तो इनको रिवाइज करते चलना, रिकॉल करते चलना है इनको हमें, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। तो पिछली क्लास में हमने वाटर पोटेंशियल तक बात खत्म कर चुके थे, हम देख चुके थे कि वाटर की क्षमता की वो एक सिस्टम को छोड़ के दूसरे सिस्टम में मूव करता है, उसे वाटर पोटेंशियल कहते हैं। और एक्चुअली वाटर पोटेंशियल होता है वाटर की कैपेसिटी, जो वाटर जहां पे अधिक होगा वहां से वो अपनी कमी वाले स्थान की ओर डिफ्यूज करेगा, मूव करेगा, ठीक है। ये भी हमें क्लियर है कि ऑस्मोसिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन इन विच ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज इन्वॉल्व एंड वाटर मॉलिक्यूल आर द ओनली मॉलिक्यूल दैट कैन डिफ्यूज। पढ़ा हुआ है हमने कि ऑस्मोसिस एक विशेष प्रकार का विसरण है जिसमें कि एक अर्धपारगम झिल्ली शामिल होती है और वाटर अणु या वाटर मॉलिक्यूल, जल के अणु एकमात्र अणु होते हैं जो आर पार निकल सकते हैं, जो डिफ्यूज हो सकते हैं। क्लियर, ठीक है, ये भी पढ़ा हुआ हमने। एंडो ऑस्मोसिस क्या होता है, एक्सो ऑस्मोसिस क्या होता है, टरगार प्रेशर क्या होता है, वॉल प्रेशर क्या होता है, सब पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, हमने पढ़ा है ना बेटा, के। और एकदम मैं आपसे कह रहा हूं, मैं क्यों ये वर्ड बोल रहा हूं लेक्चर के पहले, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये वर्ड दिमाग में जैसे ही बोल रहा हूं टरगार प्रेशर झट से समझ आना चाहिए कि इसका मतलब ये होता है, ठीक है बेटा, क्लियर। चलिए अब आप बताएंगे मुझे, आपके लिए आज का क्वेश्चन ये है कि आपके सामने 3 इमेज है ए, बी और सी, ठीक है। तीनों सेल्स के लिए के आप बताएंगे मुझे, तीनों सेल्स के लिए कि तीनों सेल किस अवस्था में है, आप बताएंगे मुझे कि ए सेल किस अवस्था में है, बी सेल किस अवस्था में कहलाती है और सी सेल किस फेज में कहलाती है, एंड हम इन सेल्स को किस फेज में कहते हैं ये आपको बतलाना, ठीक है। हिंट देता हूं उससे मैं आपको कि फॉर एग्जांपल आपने बोला टर्जिड सेल, आपने बोला प्लाज्मोलाइज सेल, आपने बोला फ्लैसिड सेल, तो आपको बताना है क्या सही है इनके बारे में, ठीक है। दूसरा आपको बताना है
कि इन व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन के यानी किस तरह के सॉल्यूशन में ये प्रेजेंट है के यानी कंडीशन ए के लिए कैसा सॉल्यूशन चाहिए, कंडीशन बी के लिए कैसा सॉल्यूशन होना चाहिए, कंडीशन सी के लिए कैसा सॉल्यूशन बाहर होना चाहिए के। समझ रहे बात को? क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा और सारे आंसर करेंगे, और जो आंसर नहीं करेगा ना उसकी पिटाई लगेगी। समझ गए? ठीक है, उसकी पिटाई लगेगी। तो अभी सुनिए बात ध्यान से। मैंने क्या बोला आपसे कि ए, बी और सी 3 सेल्स हैं, तीनों सेल्स को बताना है कि वो किस फेज में, किस अवस्था में के, और उस अवस्था के लिए किस तरह का सॉल्यूशन रिस्पॉन्सिबल है ये आप बताएंगे कि एनसीईआरटी का ही इमेज है और ये एग्जाम का पॉसिबल क्वेश्चन है, आपको उसका उत्तर करना है। क्लियर? चलिए आज बात करेंगे हम डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट पर के। आपको क्लियर कर दूं मैं, डीपीडी के बारे में, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट के बारे में एनसीईआरटी में साफ साफ नहीं लिखा हुआ है, पर बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी यू शुड नो द कॉन्सेप्ट, क्योंकि एग्जाम में इस पर क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। क्लियर? ठीक है। अब बड़ी सिंपल सी बात है, मैं आपसे कुछ सिंपल सी चीज, आप एकदम अटेंटिव रहो बैठ के, आप मतलब इधर उधर लेफ्ट राइट देखना, इधर देखना कि पेन को उठाना, कॉपी को पलटना के, बुक को इधर रख देना के, बीच बीच में देखना, ऐसे मत करो कि क्लास है ना, सब मालूम चल जाता है मेरे को मेरे पास टेक्नोलॉजी है, जैसे आप स्क्रीन खोलते हो मुझे मालूम चल जाता है कि कमांडो कर क्या रहा है। ठीक है, चलिए अब मेरी बात ध्यान सुनिए। सबसे अधिक डिफ्यूजन प्रेशर किसका होता है? बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर पूछ रहा हूं आपसे, जैविक तंत्र के अंदर सबसे अधिक डिफ्यूजन प्रेशर किसका होता है? जल्दी जल्दी बोलो, किसका होता है? वाटर का होता है। कितना होता है? क्या बात है, 1236 एटमॉस्फेयर, इतना ही है ना, यही बताया था मैंने आपको। ठीक है, मतलब जो है हाईएस्ट डिफ्यूजन प्रेशर वाटर मॉलिक्यूल का होता है बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर, जो 1236 एटमॉस्फेयर के बराबर होता है। दूसरी बात, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफ्यूजन प्रेशर का मतलब क्या होता है? ये वो क्षमता होती है, ये वो एबिलिटी होती है जिसके चलते वाटर मॉलिक्यूल जो है वो अपने आप को डिफ्यूज करते हैं, या कोई भी मॉलिक्यूल आयन पार्टिकल अपने आप को डिफ्यूज करता है, और जो उसकी कैपेबिलिटी होती है डिफ्यूज होने की, वो किस बात पर निर्भर करती है? वो इस बात पर निर्भर करती है कि एक दिए गए इकाई क्षेत्र में, एक यूनिट एरिया में उसके कितने पार्टिकल प्रेजेंट है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन क्या है उसका। मोर कॉन्सेंट्रेशन होगा तो मोर डिफ्यूजन प्रेशर होगा, लेस कॉन्सेंट्रेशन होगा तो लेस डिफ्यूजन प्रेशर होगा। आपको यह भी मैंने कहा था कि ये प्रेशर कैसे क्रिएट होता है? काइनेटिक एनर्जी से पार्टिकल टकरा के फैलने की कोशिश करते हैं, और फैलने की कोशिश करने का मतलब है कि वो अपना एरिया में एक्सपांड करते हैं, तो जहां पास पास पार्टिकल होंगे वहां अधिक टकराएंगे और पार्टिकल अधिक दूर तक रिपल करेंगे। इसलिए हाई कॉन्सेंट्रेशन में डिफ्यूजन प्रेशर हमेशा हाई होता है। कॉमन कॉन्सेप्ट है, बार बार बताया मैंने आपको, ताकि आप इमेजिन कर सके क्या होता है। ठीक है, अब सोचिए, आपके पास एक जो है, मेरी बात सुनते ही कि अभी बाद में हम डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट की बात करेंगे। मेरे पास जो है वो 2 बीकर है। ठीक है, एक बीकर ये है, ठीक है बेटा, और दूसरा बीकर ये है। सुन रहे ना मेरी बात? पक्का यकीन मान लो। इसमें क्या है? इसमें है प्योर वाटर इसमें। ठीक है, दूसरे वाले में है 10% शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए समझिए बात को। जहां प्योर वाटर है मतलब पूरे 100 पार्टिकल वाटर के प्रेजेंट है पर यूनिट एरिया में। क्लियर? कोई डाउट नहीं इसमें। तो यहां पर डिफ्यूजन प्रेशर वाटर कितना होगा? 1236 एटमॉस्फेयर होगा, हाईएस्ट होगा। अब आपने जहां पर 10% सुक्रोज सॉल्यूशन बनाया आपने, वहां पर प्रति इकाई क्षेत्र में पर यूनिट एरिया में जो है 90 पार्टिकल होंगे वाटर के और 10 पार्टिकल होंगे शुगर के। इज इट राइट? परफेक्टली ऑलराइट बेटा, बिल्कुल सही है। मतलब 10% शुगर सॉल्यूशन का मतलब है कि 10 पार्टिकल जो है शुगर के हैं, 90 किसके हैं बेटा? वाटर के। तो यहां पर 90 यानी पर यूनिट एरिया में, देखो पहले वाले में क्या है, पहले बीकर में पर यूनिट एरिया में 100 पार्टिकल पूरे वाटर के हैं। दूसरे वाले में क्या है? पर यूनिट एरिया में 90 पार्टिकल वाटर के। और वाटर का डिफ्यूजन प्रेशर पहले वाले बीकर में अधिक होगा कि दूसरे वाले में अधिक होगा? आप बोलोगे सर सिंपल सी बात है, जहां पे 90 वाटर पार्टिकल है मतलब 100 से कम वैल्यू है, तो डिफ्यूजन प्रेशर यहां पर जो है वो कम हो गया है। मतलब जो डिफ्यूजन प्रेशर यहां पर होगा वो 1236 एटमॉस्फेयर से कम होगा। हो सकता है 50 एटमॉस्फेयर कम हो सकता है 100 एटमॉस्फेयर कम हो। मतलब कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि एक सॉल्यूशन के अंदर जब भी सॉल्यूट मिलेगा तो पर यूनिट एरिया में वाटर पार्टिकल की संख्या को कम करेगा, तो डिफ्यूजन प्रेशर वहां पर वाटर का कम हो जाएगा एज कंपेयर टू दी प्योर सॉल्वेंट, प्योर वाटर। क्लियर?
कितनी कमी आई है? ये उतनी कमी आई जितना आपने सॉल्यूट मिलाया उसके हिसाब से कमी आया। तो आपने इसके लिए बोला कि यहां पर डिफ्यूजन प्रेशर में डेफिसिट आ चुका है, कमी आ चुकी है। क्या आ चुका है? डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर में डेफिसिट। और वो कमी कितनी आई है? जितना कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन होगा उतनी अधिक कमी आएगी। अब आप इसको 20% शुगर सॉल्यूशन कर दो, मोर कमी, अधिक कमी आएगी। आप 30% शुगर सॉल्यूशन कर दो, डीपीडी विल बिकम मोर, कमी और अधिक हो जाएगी। अब मुझे बताइए, सुनना बात को, आप खुद आंसर करेंगे, आप खुद आंसर करेंगे कि देखो बेटा, एक है यहां पर 12 वाटर का डिफ्यूजन प्रेशर जो है प्योर सॉल्वेंट में हाईएस्ट है, 10% शुगर सॉल्यूशन में वाटर का डिफ्यूजन प्रेशर उससे कम है, 20% में और कम है, 30% में और कम है। ठीक है, अब क्या किया हमने जो है वो 4 सेल लिए, हमने 4 सेल लिए। हमने एक सेल ए है, एक सेल बी है, एक सेल सी है, एक सेल डी है। ठीक है, क्लियर। अब मैंने आपसे कहा डिफ्यूजन प्रेशर का डेफिसिट जिस सेल में जितना कम होगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि डिफ्यूजन प्रेशर का डेफिसिट जिस सेल में जितना कम होगा उसका मतलब उस सेल में उतना अधिक वाटर होगा। जो जिस सेल में पूरा 100% वाटर प्रेजेंट है, मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब उसमें डिफ्यूजन प्रेशर कोई कमी नहीं है, उसमें सैचुरेटेड सेल है पूरा वो। मैंने कहा आपसे जैसे जैसे सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा वैसे वैसे डिफ्यूजन प्रेशर वाटर का घटेगा, और जैसे घटेगा मतलब डिफ्यूजन प्रेशर में कमी आती जाएगी। तो मतलब मोर डीपीडी मींस लेस वाटर, लो डीपीडी मींस मोर वाटर। क्लियर। अब हमारे पास 4 सेल थी, यहां पे सुनिएगा, आप खुद आंसर करेंगे। सेल नंबर 1 ए, सेल नंबर ए का डीपीडी है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट है 8 एटमॉस्फेयर। सेल नंबर बी का डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट है 10 एटमॉस्फेयर। सेल नंबर सी का डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट है 12 एटमॉस्फेयर, और सेल डी का डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट है 2 एटमॉस्फेयर। ठीक है, वाटर किस सेल से सभी को सेल की हो जाएगा, यानी वो कौन सी सेल है जहां से वाटर सभी सेल की ओर जाएगा। ठीक है, आप सोच के बताइए, यदि सेल ए का डीपीडी 8 है, सेल बी का डीपीडी जो है वो 10 है, सेल सी का डीपीडी 12 है और सेल डी का डीपीडी 2 है, तो किस सेल से वाटर सभी दूसरी सेल्स की ओर जाएगा? आपने कहा, अब कंफ्यूज मत होना बेटा के, मतलब ऐसी सेल जिसका डीपीडी जितना कम होगा, मतलब जिसका डीपीडी जितना कम होगा, लो डीपीडी मींस मोर वाटर कंटेंट। ठीक है, हाई डीपीडी मतलब लेस वाटर कंटेंट के। तो आपने कहा सर बिल्कुल सिंपल सी बात है, सेल डी का डीपीडी 2 है, यहां से वाटर यहां भी जाएगा, यहां से वाटर यहां भी जाएगा, यहां से वाटर यहां भी जाएगा। ठीक है, ऐसी कौन सी सेल है इन चारों में ऐसी कौन सी सेल है बेटा, ऐसी कौन सी कोशिका है जो सबसे वाटर लेगी? आपने कहा बिल्कुल सिंपल सी बात सर, जिसका डीपीडी हाईएस्ट है, हाईएस्ट डीपीडी मतलब लेस वाटर, मतलब मोर कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट उसके अंदर, तो उसको वाटर सब तरफ से आएगा, मतलब उसको वाटर ए से भी आएगा, बी से भी आएगा और डी से भी आएगा, तो सी सेल सबसे वाटर लेगी। क्लियर। तो देखो बेटा, डीपीडी वगैरह रटना नहीं है, ये सब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, यानी आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहना चाहिए कॉन्सेप्ट चीजों को लेकर के। फिजियोलॉजी बिल्कुल भी रटने का नहीं, फिजियोलॉजी पूरा समझने का है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या लिखा है। ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा, क्लियर कर दूं के, द डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज मैक्सिमम 1236 एटमॉस्फेयर व्हेन ए सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। जब एक सॉल्यूट को वाटर में घोलते हैं, इट्स डिफ्यूजन प्रेशर इज लोअर्ड, तब डिफ्यूजन प्रेशर में कमी आने लगती है। एज वी गो ऑन एडिंग सॉल्यूट, जैसे से हम और अधिक सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो डिफ्यूजन प्रेशर कीप्स ऑन लॉरिंग, वैसे वैसे डिफ्यूजन प्रेशर में और अधिक कमी आती जाती है। सो द वैल्यू बाय विच द डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज लोअर देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इज कॉल्ड द डीपीडी। मतलब कितना प्योर सॉल्वेंट की तुलना में कितनी कमी आई है एक सॉल्यूशन के अंदर वाटर के डिफ्यूजन प्रेशर में, उस अंतर को हम डीपीडी कहते हैं, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट कहते हैं। क्या लिखा बेटा? सो द वैल्यू बाय विच the diffusion pressure of a solution is lower than that of the pure solvent is called the DPD के। तो वो मान जितनी कमी जो है वो सॉल्यूशन में आ चुकी है डिफ्यूजन प्रेशर के अंदर एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट, उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट कहते हैं। क्लियर। मतलब डीपीडी कैसे निकालोगे? डीपीडी डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है, ये डीपीडी निकालने का तरीका, टेक्निकल तरीका। ठीक है, अब चलिए, ये तो एक बात की हमने डीपीडी का एक पक्ष देखा हमने। अब जब एक सेल को हम प्योर वाटर में रखते हैं तो सेल के अंदर एंडोऑस्मोसिस होगा, वाटर अंदर आएगा उसके, और वाटर के अंदर आने पर सेल जो है वो सेल वाटर के अंदर आएगा, सेल फूलने लगेगी। के अब ध्यान से बात सुन के, एक सेल जो होती है,
एक सेल है, ठीक है, ये मैंने कहा ये एक सेल है, प्लांट सेल है, इसका ये सेल वॉल हो गया, है ना बेटा, ये इसका सेल वॉल हो गया, ये इसका सेल मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है, ये टोनोप्लास्ट हो गया, उसका बीचों बीच सेंट्रल वैक्यूल है। मैंने आपसे कहा था ना बेटा कि प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और टोनोप्लास्ट मिलकर एक सिंगल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के समान व्यवहार करते हैं, और मेनली वाटर का इनटेक और आउटपुट कहां, सेंट्रल वैक्यूल के थ्रू होता है। पहले साइटोप्लाज्म से वाटर बाहर निकल जाएगा, उसके बाद फिर जो कुछ भी वाटर अंदर बाहर होगा वो सेंट्रल वैक्यूल के थ्रू होगा, ठीक है। सेल को हमने कहां रखा बेटा, सेल को हमने रखा है एक प्योर वाटर में रखा हमने, तो सेल में क्या होगा, वाटर, वाटर अंदर इंटर करेगा, कि वाटर सेल के अंदर इंटर करेगा, ठीक है। याद रखिए वाटर सेल में अंदर इंटर करता है क्योंकि सेल के पास एक ऑस्मोटिक पोटेंशियल होता है, तो सेल में वाटर अंदर ऑस्मोसिस के थ्रू इंटर करता है, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो वाटर को अंदर की ओर खींचता है, ओके, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, जो वाटर को अंदर की ओर खींचता है। तो हम ऐसा मानते हैं कि सेल में जो वाटर की एंट्री है, सेल में जो वाटर की एंट्री है वो ऑस्मोटिक प्रेशर के प्रभाव में होती है, कोई डाउट नहीं। Thus the entry of water is due to the high osmotic pressure of the cell septum के सेल सेप के अंदर जितना अधिक ऑस्मोटिक प्रेशर होगा उतना अधिक वाटर अंदर आएगा, ठीक है। लेकिन बढ़ता हुआ सेल सेप वो वाटर मॉलिक्यूल को बाहर भी धकाएगा, क्योंकि कारण ये कि अंदर वाटर आने पर सेंट्रल वैक्यूल धीमे धीमे फूल रहा है, तो वहां पर भी एक दबाव बन रहा है, एक प्रेशर पोटेंशियल बन रहा है, जिसको हमने क्या कहा था, टरगार प्रेशर कहा था। तो हमने कहा पर टरगार प्रेशर फोर्सेज है वाटर मॉलिक्यूल टू मूव आउट ऑफ द सेल के। तो मैंने आपसे कहा कि ये एक वाटर पार्टिकल है, इसको अंदर ले, ये क्या है, वाटर पार्टिकल है, इसको अंदर लेके आ रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर, और इसको बाहर धका रहा है कौन, टरगार प्रेशर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इमेजिन करते हैं कि एक प्लांट सेल के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर, सुनिए बात को ध्यान से, कि इधर उधर नहीं बेटा, कि एकदम फोकस होकर, कि मुझे मालूम है मैं अच्छा नहीं पढ़ाता हूं, लेकिन तब भी आपको एग्जाम का तैयारी करना है तो फोकस रखिए, के मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा ऑस्मोटिक प्रेशर जो है बेटा वो वाटर मॉलिक्यूल को अंदर की ओर खींच रहा है। तो इमेजिन करते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर के प्रभाव से 10 वाटर मॉलिक्यूल सेल के अंदर आ गए, 10 वाटर मॉलिक्यूल की सेल में एंट्री हो गई, 10 वाटर मॉलिक्यूल सेल के अंदर आ गए, ठीक है। लेकिन टरगार प्रेशर एट द सेम टाइम वो भी बढ़ता जा रहा है, तो वो वाटर मॉलिक्यूल को बाहर धका रहा है। टरगार प्रेशर ने क्या किया, उसने 6 वाटर मॉलिक्यूल को उसने बाहर धका दिया, एग्जिट कर दिया उसने, ठीक है। अब मैं आपसे सिंपल सी बात पूछता हूं, अच्छा बताओ बेटा मेरे को कि यदि ऑस्मोटिक प्रेशर 10 वाटर मॉलिक्यूल को बाहर धका रहा है, टरगार प्रेशर जो है वो 6 ऑस्मोटिक प्रेशर 10 वाटर मॉलिक्यूल को अंदर लेकर आ रहा है, उल्टा बोल दिया मैंने, कि ऑस्मोटिक प्रेशर 10 वाटर मॉलिक्यूल को अंदर लेकर आ रहा है और टरगार प्रेशर 6 वाटर मॉलिक्यूल को बाहर धका रहा है, तो सेल के अंदर कुल कितने वाटर मॉलिक्यूल आ रहे हैं। आपने कहा सर सिंपल सी बात है, अंदर 10 आए बाहर 6 निकाल दिए, मतलब 4 वाटर मॉलिक्यूल अंदर आए, ठीक है। नेट गेन 4 वाटर मॉलिक्यूल का हुआ। तो मैंने आपसे इस प्रकार पूछा, मैंने आपसे कहा कि बताओ सेल कुल कितना वाटर सक कर रही है। आपने कहा सर सेल उतना वाटर सक कर रही है जो इन दोनों फोर्स का डिफरेंस है। आपने क्या बोला, आपने कहा कि सेल के अंदर जो वाटर है, कि कितना वाटर सेल सक कर रही है, वो आपने कहा कि सर ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टरगार प्रेशर, 10 मॉलिक्यूल इससे अंदर आए थे, 6 इससे बाहर निकल गए, तो टोटल 4 मॉलिक्यूल जो है वो सेल के अंदर आए, उतना वाटर सक किया सेल ने, है ना, ऐसे ही बोलोगे आप। तो आपने क्या बोला, आपने कहा सर जो भी वाटर सेल के अंदर आ रहा है ना, वो दो फोर्स का डिफरेंस है। बेसिकली क्या है बेटा वो दो फोर्स, ऑस्मोटिक प्रेशर वाटर को अंदर लेकर आ रहा है, टरगार प्रेशर बाहर की ओर धका रहा है, तो नेट वाटर की एंट्री ओपी माइनस टीपी, ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टरगार प्रेशर पर डिपेंड करती। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि सेल का जो सक्शन प्रेशर है, जो सेल का सक्शन प्रेशर है वो ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टरगार प्रेशर के बराबर है, ओके, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टरगार प्रेशर के डिफरेंस के बराबर है। और याद रखिए सेल का जो सक्शन प्रेशर है ना, यही डीपीडी है, क्योंकि जितनी कमी आएगी उतना अधिक वाटर को सक करेगी सेल के। तो इसका मतलब ये हो गया कि डीपीडी, इस सक्शन प्रेशर को हमने डीपीडी बोला, इसी को हमने इसी के लिए डीपीडी वर्ड यूज किया। इसका मतलब इक्वेशन सामने आ गया हमारे, डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। इक्वेशन कैसे निकाला, मैंने आपको बताया कि डीपीडी रिप्रेजेंट करता है कि वाटर की कितनी कमी है और सेल कितना वाटर सक करेगी, और सेल जितना वाटर सक करेगी वो बेसिकली दो फोर्स का डिफरेंस होगा, ओपी माइनस टीपी। इक्वेशन आपके सामने आ गया, कैसे आया मैंने बताया आपको अभी, क्लियर, ठीक है। देखिए आप, है ना, एक सेल के अंदर वाटर की अंदर एंट्री ऑस्मोटिक प्रेशर से हो रहा है, एग्जिट टरगार प्रेशर से हो रहा है, तो जो डिफरेंस है यानी नेट वाटर जो अंदर आएगा वो ओपी
माइनस टीपी के बराबर होगा। और इसी के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, इसी के लिए हम जो है वो सक्शन प्रेशर वर्ड यूज करेंगे, या इसी के लिए हम डीपीडी वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, तो डीपीडी भी बेसिकली सक्शन प्रेशर को ही रिप्रेजेंट करता है। तो क्या हो गया, इक्वेशन सामने आ गया, डीपीडी ओपी माइनस टीपी। वेरी वेरी आईएमपी क्लियर। The inward movement of water is therefore due to the fact that OP more than the TP। अब कितना वाटर अंदर आएगा के, तो मैंने आपसे कहा, और याद रखिए यदि सेल के अंदर वाटर आ रहा है, यदि सेल के अंदर वाटर आ रहा है, इसका मतलब यह है कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज ग्रेटर देन दी टरगार प्रेशर। ठीक है ना। और नेट फोर्स विथ विच वाटर इज ड्रॉन into a cell is equal to the difference between the OP and TP। The difference is known as suction pressure और डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। क्लियर। ठीक है, इस डिफरेंस को क्या बोलते हैं बेटा, सक्शन प्रेशर बोलते हैं या डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट कहते हैं। क्लियर। ठीक है, तो ये इक्वेशन बड़ा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, और तो और इसके ऊपर कई सारे न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन भी पूछे गए। ठीक है, हालांकि पिछले 2-3 साल में एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आए हैं, लेकिन उसके पहले के ऑल इंडिया पीएमटी के एग्जाम में, एम्स के एग्जाम में, जिपमर के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। अब आप बोलोगे सर अब तो एम्स भी नहीं है, अब तो जिपमर भी नहीं है, तो क्यों बता रहे हो। अरे बेटा सब एग्जाम एक हो गए हैं ना, तो एग्जामिनर के पास में एक ही एग्जाम है कि, तो वो उसमें आपसे वो क्वेश्चन भी कर सकता है कि अभी हमको किसी को नहीं मालूम है कि एग्जामिनर के दिमाग में क्या चल रहा है कि, इसलिए प्लीज अपने आप को एम्स के लेवल पर तैयार करके रखिए। आपके भले ही वो नीट का एग्जाम हो, पर अपनी प्रिपरेशन एम्स के लेवल पर रखिए, ताकि आप जो है वो एग्जाम में टॉप करें और आपको एम्स की सीट मिले आपको। ठीक है, चलिए अब एक कंप्लीटली प्लाज्मालाइज सेल का डीपीडी, देखिए क्वेश्चन, दिस ऑल आर द एमसीक्यू, ये सब एमसीक्यू है कि एक कंप्लीटली प्लाज्मालाइज सेल का डीपीडी क्या होगा। आपको पता है जब प्लाज्मोलिसिस होता है, सुनिए बाद में पढ़ लेना पीछे करके, मैं अपने आप को बड़ा करता हूं तो पीछे का पढ़ते रहोगे बैठ के। ठीक है, हाँ और नहीं तो मैंने क्या कहा आपसे, मैंने कहा आपसे बेटा कि जब कभी सेल प्लाज्मोलाइज होती है तो सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल को छोड़ देती है। जब सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल को छोड़ेगी तो क्या सेल वॉल को वो धकाएगी, नहीं धकाएगी, क्योंकि वो सेंट्रल वैक्यूल का वॉल्यूम कम हो गया है। तो वैसी कंडीशन में टरगार प्रेशर, जब सेल प्लाज्मालाइज होती है तो टरगार प्रेशर आता है 0, इट बिकम्स 0। ठीक है, तो डीपीडी क्या होगा, तब होगा डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस 0। मतलब कितना हो गया, ये डीपीडी का वैल्यू उतना होगा जितना ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू होगा, एंड दिस इज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ डीपीडी। ये डीपीडी का हाईएस्ट वैल्यू होता है। अब मैं हट जाता हूं, देख लो, देखो बेटा, जब एक सेल कंप्लीटली प्लाज्मोलाइज होगी, अब प्लाज्मोलाइज सेल का मतलब क्या है, अरे भाई एक सेल को आपने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा, सेल जैसे वाटर बाहर निकल गया, सेल का प्रोटोप्लाज्म कांटेक्ट कर गया, उसे बोला हमने प्लाज्मोलाइसिस कहा था, याद है ना आपको। ठीक है, उसे हमने प्लाज्मोलाइसिस कहा था। तो क्या कहा हमने, कहा आपसे कि एक प्लाज्मोलाइज सेल में टरगार प्रेशर 0 होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर की मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो इक्वेशन है डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। आपने टीपी की जगह पे 0 रखा तो डीपीडी ओपी के बराबर आ गया। इसका मतलब यह है कि कंप्लीटली प्लाज्मोलाइज सेल में जो है वो टरगार प्रेशर 0 होता है, इसलिए डीपीडी ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्विवेलेंट होता है। ये वन ऑफ द वेरी वेरी फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। क्लियर। ठीक है, अब बात करते हैं डीपीडी ऑफ ए टर्जिड सेल। टर्जिड सेल का मतलब सेल पूरी फुल है, कोई वाटर मॉलिक्यूल अंदर नहीं आएगा, जितना अंदर आएगा उतना बाहर निकल जाएगा, इक्वल। कहने सेल टर्जिड है, पूरी तरह से सैचुरेटेड है सेल के। तो ऐसी कंडीशन में कहता है कि वाटर ओपी का वैल्यू हमेशा टीपी के बराबर होता है। यानी जब एक सेल फुली टर्जिड होती है ना, तो जितना वाटर मॉलिक्यूल अंदर आता है उतना ही बाहर निकल जाता है, मतलब ओपी और टीपी का वैल्यू बराबर हो गया। इसका मतलब इक्वेशन क्या हो गया है, डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। तो ओपी टीपी के बराबर है, तो मैंने कहा ओपी माइनस ओपी कितना हो गया, ये 0। ठीक है, तो सबसे कम डीपीडी किसका होगा बेटा, वो होगा एक फुली टर्जिड सेल का होगा 0। क्लियर। देखते हैं अब हम क्या लिखा है क्वेश्चन में, देखिए डीपीडी इन ए फुली टर्जिड सेल के एक पूर्ण स्फीत कोशिका में क्या होगा, टरगार प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होगा। डीपीडी का इक्वेशन है डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। तो वहां पे क्या किया आपने, वैल्यू को रखा, तो डीपीडी बराबर ओपी माइनस ओपी हो गया, सेम वैल्यू है ना बेटा। तो डीपीडी इक्वल टू 0 के, तो इसका मतलब एक फुली टर्जिड सेल में चूंकि टरगार प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होता है, तो डीपीडी का वैल्यू कितना आता है, वो 0 आता है। क्लियर। क्लियर। अब सेल टू सेल मूवमेंट ऑफ वाटर कैसे होता है, मैंने आपसे कहा था कि एक फंडा दिमाग में रखना, बिल्कुल मत भूलना बेटा कि सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर कैसे होता है। तो मैंने आपसे कहा था कि टरगार प्रेशर जो होता है ना बेटा, और ऑस्मोटिक प्रेशर जो उसका डिफरेंस होता है सक्शन प्रेशर के, डीपीडी होता है। और मैंने आपसे कहा था कि लो डीपीडी का मतलब क्या है बेटा, लो डीपीडी का मतलब है मोर वाटर,
हाई डीपीडी का मतलब है लेस वाटर, और वाटर अपने अधिक से अपने कम क्यों जाता है, मतलब लो डीपीडी वाली सेल से वाटर हाई डीपीडी वाली सेल क्यों जाता है। देखिए, इट डिपेंड्स अपॉन दी डीपीडी एंड सेल टू सेल मूवमेंट ऑफ वाटर डीपीडी पर निर्भर करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, उनके इंडिविजुअल ओपी और टीपी पर निर्भर नहीं करता। फॉर एग्जांपल देखिए आप, यदि एक सेल ए का ऑस्मोटिक प्रेशर 10 एटमॉस्फेयर है, टर्गार प्रेशर उसका 6 एटमॉस्फेयर है, ठीक है, और सेल बी का ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो 10 एटमॉस्फेयर है और टर्गार प्रेशर 4 एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो कि सेल ए और बी में सेल ए और बी में ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों का बराबर है, ठीक है, लेकिन दोनों के टर्गार प्रेशर में फर्क है। तो आप देख रहे हो कि सेल ए वाटर का फ्लो कहां से होगा, सेल ए से सेल बी की ओर होगा, लो डीपीडी टू हाई डीपीडी होगा, क्योंकि सेल ए का डीपीडी 4 एटमॉस्फेयर आएगा और सेल बी का डीपीडी 6 एटमॉस्फेयर आएगा। कैसे आएगा बेटा, ओपी माइनस टीपी करो, तो पहले में 4 वैल्यू आएगा, दूसरे में 6 वैल्यू आएगा, और लो डीपीडी मींस मोर वाटर, हाई डीपीडी मींस लेस वाटर। क्लियर। फिर दूसरा देखिए, यहां पे ऑस्मोटिक सेल सी का ऑस्मोटिक प्रेशर है 10 एटमॉस्फेयर और सेल डी का ऑस्मोटिक प्रेशर है 8 एटमॉस्फेयर के। सेल सी और डी का टर्गार प्रेशर दोनों का बराबर है 6 एटमॉस्फेयर 6 एटमॉस्फेयर के, लेकिन दोनों के ओपी में फर्क है। तो क्या देखा आपने, सेल सी का ऑस्मोटिक का जो ऑस्मोटिक प्रेशर 10 एटीएम है, टीपी 6 एटीएम है, तो सेल सी का डीपीडी कितना आया, 10 - 6 4 आया। सेल डी का ऑस्मोटिक प्रेशर 8 एटमॉस्फेयर है, टर्गार प्रेशर 6 एटमॉस्फेयर है, तो सेल डी का डीपीडी कितना आया, 2 एटमॉस्फेयर आया। तो वाटर सेल डी से सेल सी की ओर जाएगा, क्योंकि वाटर हमेशा लो डीपीडी से हाई डीपीडी की ओर मूव करता है। वेरी वेरी आईएमपी के दिस कंफर्म्स दैट द वाटर मूव अकॉर्डिंग टू डीपीडी, और हमेशा वो लो डीपीडी से हाई डीपीडी की ओर वाटर मूव करता है। क्लियर, ठीक है। If DPD of cells are equal, there will be no net movement of water from cell to cell। यदि दो सेल्स का DPD एक बराबर होगा तो फिर सेल टू सेल वाटर का नेट मूवमेंट 0 होगा, ठीक है। बीएस मेयर नाम के साइंटिस्ट ने पहली बार डिफ्यूजन प्रेशर और डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट वर्ड को दिया, ठीक है। डीपीडी को हम बेटा डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट को हम सक्शन प्रेशर भी कहते हैं। इक्वेशन आपके सामने है, डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी, मतलब ओपी इक्वल टू डीपीडी प्लस टीपी। तो तीनों में सबसे बड़ा वैल्यू क्या, कोई पूछता है आपसे कि इक्वेशन है डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी, सबसे बड़ा वैल्यू किसका है, सबसे बड़ा वैल्यू ओपी का है, क्योंकि ओपी का वैल्यू डीपीडी प्लस टीपी को जोड़ने पे आता है, ठीक है। और टीपी का वैल्यू कैसे निकालोगे आप, ऑस्मोटिक प्रेशर में से डीपीडी घटा दीजिए, तो यही फॉर्मूले को आगे पीछे किया हमने और इक्वेशन को निकाल लिया यहाँ पे हमने, ठीक है। क्लियर। अब कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर पोटेंशियल की हम बात करें बेटा के, तो मैंने आपको याद होगा, मैंने आपसे कहा था कि जब हमने देखो हमने वाटर पोटेंशियल को डिटेल में नहीं देखा था इस पिछले लेक्चर में, अभी हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे इसमें कि क्या होता है वाटर पोटेंशियल एग्जैक्टली, ठीक है। हमने वाटर पोटेंशियल वर्ड का इस्तेमाल किया था पिछले लेक्चर में, लेकिन हमने शायद डिटेल में उसके बारे में बात नहीं किया था, ठीक है। तो देखिए, टर्म वाटर पोटेंशियल का मतलब होता है द टेंडेंसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। एंड वाटर पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, ये वाटर मॉलिक्यूल की वो प्रवृत्ति होती है जिससे कि वो एक प्लेस को छोड़कर दूसरी प्लेस में मूव करते हैं। इट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाटर, ये वाटर की पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। और ये पोटेंशियल एनर्जी आती कहां से वाटर में, ये काइनेटिक एनर्जी से आती है, और वो काइनेटिक एनर्जी कहां से आती है, वो थर्मल एनर्जी से आती है, मतलब टेम्परेचर इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग, ठीक है। The more the value of the water potential, the greater is tendency to leave the system। जितना अधिक वाटर पोटेंशियल होगा उतना अधिक वाटर मॉलिक्यूल के पास ऊर्जा होगी और उतना ही वाटर मॉलिक्यूल अधिक सिस्टम को छोड़ के पूरे मीडियम में डिफ्यूज होने की कोशिश करेंगे, ठीक है। याद रखिएगा, यदि दो सिस्टम आपस में संपर्क में हो, कांटेक्ट में हो, तो वाटर हमेशा जो है वो हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल के मूव करेगा, ठीक है। देखो बेटा, जितना हाई वाटर पोटेंशियल है उसका मतलब है कि उतने अधिक वाटर मॉलिक्यूल के पास में एनर्जी है, उतना अधिक कॉन्सेंट्रेशन वहां पर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल हमेशा अपने हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की ओर मूव करते हैं, ठीक है। और इस सिस्टम, और याद रखिए इनकी कोशिश होती है कि पूरे मीडियम में इक्विलिब्रियम हो जाए, सब तरफ वाटर पोटेंशियल बराबर हो जाए, ठीक है। वाटर पोटेंशियल को इंडिकेट करने के लिए हम जो है वो साई डब्ल्यू साइन का इस्तेमाल करते हैं। वेरी वेरी आईएमपी भूलना नहीं, के वाटर पोटेंशियल को डिनोट करने के लिए हम साई डब्ल्यू साइन का इस्तेमाल करते हैं, साई डब्ल्यू साइन का हम यूज करते हैं, ठीक है। क्लियर। याद रखना, प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल 0 होता है। वेरी वेरी आईएमपी, ये एग्जाम में 3-4 बार पूछा गया बेटा के, प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल 0 होता है। जैसे ही आप उसमें सॉलिड को मिलाते हो तो प्योर वाटर में वाटर पोटेंशियल में कमी आने लगती है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल की संख्या कम होने लगती है, क्योंकि सॉलिड पर यूनिट एरिया में वहां पे सॉलिड भी आ जाता है। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि प्योर सॉल्वेंट होगा तो प्रति इकाई क्षेत्र में पर यूनिट एरिया में 100 वाटर पार्टिकल होंगे, लेकिन 10% शुगर सॉल्यूशन होगा तो पर यूनिट एरिया में 10 शुगर और 90 वाटर होंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे आप एक सॉल्यूशन, एक वाटर प्योर वाटर में सॉलिड को मिलाते हो, वैसे वैसे उसके वाटर पोटेंशियल में कमी आती है, ठीक है। तो अब मैंने आपसे कहा, यदि प्योर सॉल्वेंट का वाटर पोटेंशियल 0 है,
प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल जीरो है और जीरो में कमी आएगी तो वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। इसका मतलब द सॉल्यूशंस आर हैविंग वैल्यू ऑफ नेगेटिव के, तो इसका मतलब किसी भी नॉर्मल प्रेशर के दौरान बात करें, हम सामान्य कंडीशन में बात करें तो किसी भी एक्वस सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होता है, जीरो से कम होता है, क्योंकि जीरो इज द मैक्सिमम वैल्यू, जीरो इज द मैक्सिमम वैल्यू अंडर नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर के। सामान्य तापमान पर एनटीपी पर जीरो जो है वो वाटर पोटेंशियल का हाईएस्ट वैल्यू है जो प्योर वाटर के अंदर होता है। जैसे इसमें आप जो है सॉल्यूट को मिलाओगे वाटर पोटेंशियल में कमी आएगी, वैल्यू हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, चलिए अब समझते हैं इसको कि वैल्यू का वैल्यू नेगेटिव क्यों आ रहा है यहां पे के। देयर आर टू कंपोनेंट वाटर पोटेंशियल, भूलना है के वाटर पोटेंशियल के दो घटक होते हैं बेटा, एक होता है ऑस्मोटिक पोटेंशियल, दूसरा होता है प्रेशर पोटेंशियल के। वेरी वेरी आईएमपी, वाटर पोटेंशियल जो है वो दो फैक्टर से मिलकर बना होता है, एक होता है ऑस्मोटिक पोटेंशियल, दूसरा होता है प्रेशर पोटेंशियल। अब आप बोलोगे सर ऑस्मोटिक पोटेंशियल तो केवल तब हो सकता है ना जब सॉल्यूट प्रेजेंट हो वहां पे, ऑस्मोटिक पोटेंशियल कब होगा, जब वहां पर सॉल्यूट प्रेजेंट हो। ठीक है, मतलब प्योर वाटर के लिए ऑस्मोटिक पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा, जीरो। क्यों, क्योंकि प्योर वाटर जो है उसमें सॉल्यूट नहीं है, सॉल्यूट नहीं है तो ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं बन सकता, ऑस्मोटिक पोटेंशियल नहीं बन सकता है। ऑस्मोटिक पोटेंशियल का साइन हमेशा नेगेटिव होता है, ये मैं पहले पढ़ाया हुआ हूं, मैं बताया हूं पिछले समय कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल का साइन नेगेटिव होता है। क्लियर। अब प्रेशर पोटेंशियल क्या होता है, ये नॉर्मल प्रेशर कंडीशन, सामान्य दबाव वाली अवस्थाएं, नॉर्मल एनटीपी पर प्रेशर पोटेंशियल को हम मानते हैं जीरो। ठीक है, अब सिंपल सी बात है कि प्रेशर वाटर पोटेंशियल क्या क्या होता है, प्रेशर पोटेंशियल प्लस ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ये वाटर पोटेंशियल का फॉर्मूला है। ठीक है, वाटर पोटेंशियल क्या इक्वेशन क्या है बेटा, ये दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, प्रेशर पोटेंशियल प्लस ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ठीक है, Hi, sorry to disturb you in between lecture. But it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. अब बात करते हैं प्रेशर पोटेंशियल की। प्रेशर पोटेंशियल क्या है बेटा, ये एक सॉल्यूशन का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, जल स्थितिक दाब है। ये एक सॉल्यूशन का जल स्थितिक दाब है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, जिसकी वैल्यू हम नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जीरो मानते हैं के, मतलब, और उसका साइन साई पी होता है। साई पी इज द साइन फॉर द प्रेशर पोटेंशियल और नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन इसकी वैल्यू होती है जीरो। ठीक है, जब आप बाहर से दबाव लगाओगे ना तो इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा, जब आप बाहर से फोर्स लगाओगे तो दबाव इसका वैल्यू इसकी, बाहर से दबाव लगाओगे, बाहर से फोर्स लगाओगे तो इसका वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में जीरो। ठीक है, अब ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या होता है, बेसिकली ये सॉलिड पोटेंशियल होता है और ये सॉलिड की प्रेजेंस से होता है और ये हमेशा नेगेटिव होता है, क्योंकि ऑस्मोटिक पोटेंशियल का साइन हमेशा नेगेटिव होता है, खींचने वाला बल होता है के, और इसका सिंबल क्या होता है, साई पाई। साई पाई इज दी सिंबल, इसका सिंबल होता है साई पाई, इसका सिंबल होता है कि साई पाई इज दी सिंबल, साई पाई इसका सिंबल होता है। क्लियर, ये भी पढ़ा हुआ है हम लोगों ने पहले। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया बेटा यहाँ पे के, देखो अब वाटर पोटेंशियल इक्वेशन क्या आया, वाटर पोटेंशियल इक्वल टू दी प्रेशर पोटेंशियल प्लस दी ऑस्मोटिक पोटेंशियल। यदि हम तीनों के साइन इस्तेमाल करें तो क्या हो गया अपना, साई डब्ल्यू इक्वल टू साई पी प्लस साई एस या साई पाई। साई एस या साई पाई दोनों एक ही मतलब है, साई पाई ऑस्मोटिक पोटेंशियल है, साई एस भी ऑस्मोटिक पोटेंशियल है। ठीक है ना, तो सिंबल हमने ये यूज किया। ठीक है, दोनों इक्वेशन सेम है, कोई फर्क नहीं, साई पाई की जगह साई एस भी लिख सकते हैं आपके। अब जब एम्स के अंदर ये पूछा गया तो उन्होंने क्या किया, उसको ऐसे इक्वेशन को दिया उन्होंने, साई इक्वल टू पी प्लस पाई, तो याद रखना है। कई बार शॉर्ट में इक्वेशन ऐसे भी बोल दिया जाता है आपसे, है ना, तो ये तीनों इक्वेशन दिमाग में रखिएगा आप। क्लियर, वाटर पोटेंशियल को मेजर करते हैं बेटा मेगा पास्कल में, इसको मेजर करते हैं मेगा पास्कल मेजर करते हैं कि 1 मेगा पास्कल इक्वल टू 10 बार के। नॉर्मल कंडीशन में हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बार में मेजर करते हैं के, लेकिन यहां पर वाटर पोटेंशियल के लिए मेगा पास्कल वर्ड यूज करते हैं। 1 मेगा पास्कल 10 बार के बराबर होता है के। वाटर पोटेंशियल को इन्फ्लुएंस करने वाले 3 फैक्टर होते हैं, एक होता है कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन से ऑस्मोटिक पोटेंशियल पर प्रभाव पड़ता है के। दूसरा होता है प्रेशर, तो प्रेशर से प्रेशर पोटेंशियल पर प्रभाव पड़ता है बेटा के। यदि आप बाहर से दबाव लगाओगे ना तो वाटर पोटेंशियल का वैल्यू
पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि आप प्रेशर पोटेंशियल लगा के वैल्यू को प्लस कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन बाहर से दबाव लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तीसरा होता है ग्रेविटी। तो ग्रेविटी भी कुछ हद तक जो है वो कंट्रीब्यूट करती है। तो ग्रेविटी को हम ग्रेविटी पोटेंशियल बोलते हैं, साई जी में इसको डिनोट करते हैं, पर वैल्यू इतना छोटा होता है, ये वैल्यू इतना छोटा होता है कि इसको आप अवॉइड भी कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो इसलिए ग्रेविटी पोटेंशियल को उतना सिग्निफिकेंस नहीं दिया जाता है। कुछ बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा दिमाग में रखिएगा, इनको नोट कर लीजिएगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर पोटेंशियल was proposed by स्लेटर एंड टेलर। वाटर पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट को स्लेटर और टेलर ने दिया, ठीक है। प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर 0 होता है, ठीक है। जो रूट हेयर होती हैं उनका वाटर पोटेंशियल -2 बार के आसपास होता है। कितना होता है? -2 बार। इसलिए वो अपने आसपास से वाटर को अंदर ले सकती हैं, ठीक है। वाटर पोटेंशियल पॉजिटिव नेगेटिव 0 होता है। पॉजिटिव बेटा कब होगा? जब आपका प्रेशर पोटेंशियल बाहर से आप अप्लाई करोगे, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करोगे, तो वाटर पोटेंशियल का वैल्यू जो है पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है, व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, क्लियर। अब एनसीईआरटी में क्या यही सब कुछ लिखा हुआ है? एनसीईआरटी में क्या लिखा वाटर पोटेंशियल के बारे में, चलिए देख लेते हैं हम। टू कंप्रेहेंड प्लांट वाटर रिलेशंस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्टेन स्टैंडर्ड टर्म्स इज नेसेसरी, के प्लांट वाटर रिलेशन को समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म को समझना जरूरी है। वाटर पोटेंशियल इज ए कॉन्सेप्ट फंडामेंटल टू अंडरस्टैंडिंग वाटर मूवमेंट। वाटर पोटेंशियल वो अवधारणा है जिसमें हम वाटर के मूवमेंट को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सॉलिड पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल आर द टू मेन कंपोनेंट दैट डिटरमाइन द वाटर पोटेंशियल। देखो साफ साफ लिखा है एनसीईआरटी में, यानी जितनी बातें मैंने बताई वो एक लाइन में लिख दी उन्होंने। क्या लिखा उन्होंने? सॉलिड पोटेंशियल जो कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल होता है, साई एस से भी डिनोट करते हैं, साई पाई से भी डिनोट करते हैं, और प्रेशर पोटेंशियल जो होता है, ये दो मेन कंपोनेंट होते हैं जो वाटर पोटेंशियल को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। बिल्कुल एनसीईआरटी के पॉइंट है। वाटर पोटेंशियल में काइनेटिक एनर्जी होती है, और ये काइनेटिक एनर्जी कहां से आती है? थर्मल एनर्जी से आती है। और थर्मल एनर्जी कहां से आती है? टेम्परेचर से आती है, ठीक है। इन लिक्विड एंड गैसेस फॉर्म there are random motion that are both rapid and constant, okay? The greater the concentration of water in a system, किसी सिस्टम के अंदर वाटर का अमाउंट जितना अधिक होगा उतना अधिक उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, उतना अधिक वाटर पोटेंशियल होगा। मैंने आपसे कहा मोर वाटर मींस मोर वाटर पोटेंशियल। जितना अधिक वाटर जहां पर प्रेजेंट होगा पर यूनिट एरिया में, उतना अधिक उसकी एनर्जी होगी, जितना अधिक एनर्जी होगी उतना अधिक वाटर पोटेंशियल होगा, ठीक है। सो इट इज ऑब्वियस दैट प्योर वाटर विल हैव द ग्रेटेस्ट वाटर पोटेंशियल। सिंपल सी बात है भाई, प्योर वाटर में 100% वाटर है तो सबसे अधिक वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का होगा। ये भी एनसीईआरटी ने लिखा है, ठीक है। इफ two systems containing water in contact, the random movement of water molecule will result in net movement of water molecule from a system with higher energy to the one of lower energy। मतलब water potential यदि दो सिस्टम संपर्क में रहेंगे तो वाटर अपनी हायर एनर्जी से अपनी लोअर एनर्जी को रिमूव करेगा। हायर एनर्जी का मतलब मोर वाटर पोटेंशियल, लोअर एनर्जी का मतलब लेस वाटर पोटेंशियल, ठीक है। दस वाटर विल मूव फ्रॉम ए सिस्टम कंटेनिंग वाटर एट हायर वाटर पोटेंशियल टू वन हैविंग द लोअर वाटर पोटेंशियल, ठीक है। This process of movement of substance down a gradient of free energy is called the diffusion। और यही डिफ्यूजन है, ठीक है। एंड डिफ्यूजन में भी क्या होता है? मॉलिक्यूल्स आयंस पार्टिकल अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव करते हैं। और जब हम डिफ्यूजन में वाटर की बात करेंगे तो वहां पर हम वाटर पोटेंशियल वर्ड का यूज कर सकते हैं, क्लियर। वाटर पोटेंशियल इज नोटेड बाय ग्रीक सिंबल साई, और इसको हम जो है बेसिकली साई डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। केवल साई लिखा है एनसीईआरटी के अंदर, यहाँ पे इज एक्सप्रेस्ड इन पास्कल्स, के पास्कल में इसको हम शो करते हैं। बाय कन्वेंशन द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर विच इज नॉट अंडर एनी प्रेशर इज टेकन टू बी 0, ठीक है। याद रखिएगा नॉर्मल कंडीशन में हम वाटर पोटेंशियल की वैल्यू को 0 मानते हैं। 0 क्यों मानते हैं ये भी मैंने आपको बताया, ठीक है, ठीक। इफ सम सॉलिड डिसॉल्व इन pure water, the solution has fewer free water molecule and the concentration of water decreases, reducing its water potential। जब आप एक सॉल्यूशन को बनाओगे तो जितना भी आप सॉलिड को डालोगे उतना वाटर पार्टिकल कम होने लगेगा, तो वाटर की एनर्जी कम होगी यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब ऑल सॉल्यूशंस हैव ए लोअर वाटर पोटेंशियल देन प्योर वाटर। इसका मतलब क्या हो बेटा कि जो मैग्नीट्यूड है वो नेगेटिव होगा और इट डिपेंड्स अपॉन दी सॉलिड पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा, ठीक है। और साई एस का वैल्यू हमेशा क्या होता है? वो नेगेटिव होता है, ठीक है। तो मोर द सॉलिड मॉलिक्यूल द लोअर इज द सॉलिड पोटेंशियल। तो इसका मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू द सॉलिड पोटेंशियल, क्योंकि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन में साई पी का वैल्यू कितना होगा? 0 होगा, ठीक है। तो मतलब ये हो गया कि वाटर पोटेंशियल एक सॉल्यूशन का जो है नॉर्मल
टेम्परेचर एंड प्रेशर में के नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर में एनटीपी पर एक सिस्टम का, जिसमें कि एक सॉल्यूशन का जो वाटर पोटेंशियल है उसके ऑस्मोटिक पोटेंशियल के इक्विवेलेंट होगा। कारण यह है कि उस समय प्रेशर पोटेंशियल जीरो होगा और जितना ऑस्मोटिक पोटेंशियल होगा उतना ही वैल्यू वाटर पोटेंशियल का आएगा। ठीक है, क्लियर? If pressure greater than the atmospheric pressure is applied to a pure water और सॉल्यूशन, द प्रेशर वाटर प्रेशर इंक्रीज के जब आप बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अलावा बाहर से दबाव लगाएंगे आप तो फिर वाटर पोटेंशियल बढ़ने लगेगा। के इट इज इक्विवेलेंट टू पंपिंग वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर। के कैन यू थिंक ऑफ एनी सिस्टम इन अवर बॉडी वेयर प्रेशर इज बिल्ट अप? ठीक है, क्या आप जानते हैं? अब देखिए सिस्टम हमारी बॉडी में बात करें तो हमारा जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करता है। तो क्यों पंप करता है? क्योंकि वो प्रेशर को क्रिएट करता है। तो एक्चुअली देयर आर कोई भी मैकेनिज्म की प्रेशर को क्रिएट कर रहे हैं आप प्लांट में, रूट प्रेशर का कॉन्सेप्ट होता है, तो वो क्या करता है? वो वाटर कॉलम को आगे की ओर धकाता है। और के तो अभी हमने क्या कहा? हमने कहा यहाँ पे कि ये बिल्कुल पंपिंग एक्टिविटी के समान है ये, कि जैसे ही वाटर पोटेंशियल जो है वो बाहर से प्रेशर लगाओगे तो वाटर पोटेंशियल बढ़ जाएगा। ठीक है, pressure can be built in a plant system when water enter a plant cell due to the diffusion causing a pressure built up against the cell wall and make the cell turgid। ठीक है, मैंने कहा ना प्लांट सिस्टम के अंदर भी एक प्रेशर बिल्टअप होता है जब वाटर उसके अंदर आता है और अंदर आके सेल को फुलाता है तो वो सेल टर्जिड होती है, तो वो एक प्रेशर पोटेंशियल को, पॉजिटिव प्रेशर पोटेंशियल को वो क्रिएट कर सकती है। ठीक है, तो मतलब प्रेशर पोटेंशियल का वैल्यू आप बढ़ा सकते हैं। द प्रेशर पोटेंशियल इज यूजुअली पॉजिटिव दो इन प्लांट्स नेगेटिव पोटेंशियल and tension in water column in the xylem play a major role in the water transport up the stem। के अब नॉर्मली एक नॉर्मल कंडीशन में प्रेशर पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव होगा या जीरो होगा। एनटीपी पे जीरो होगा और यदि एक सेल टर्जिड होगी तो आप टर्गार प्रेशर बाहर भी वाटर को धका रहा है, मतलब यहाँ पे प्रेशर पोटेंशियल पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन कभी कभी नेगेटिव होता है। नेगेटिव होता है कि सेल से वाटर काफी कम हो चुका है, तो अब वाटर जो है वो अंदर की ओर आ रहा है उसमें, तो वैसी कंडीशन में क्या होता है बेटा कि जो प्रेशर पोटेंशियल जो है वो भी नेगेटिव होता है। कैसे नेगेटिव होता है ये हम पढ़ेंगे, जब हम जाइलम में वाटर कंडीशन पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे कि कैसे ट्रांसमिशन पुल बनता है जो ऊपर से फोर्स को सक करता है। कि जब कभी भी सेल वाटर को सक करती है और जो है वो कोई भी प्लांट का हिस्सा जो वाटर कॉलम को सक करेगा ऊपर की ओर खींचेगा ना, धका नहीं रहा, धकाने वाला फोर्स पॉजिटिव है, खींचने वाला नेगेटिव है। तो वैसे में हम कहते हैं कि वैसे में प्रेशर पोटेंशियल का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है। कि क्या लिखा देखिए, पढ़िए ध्यान से। प्रेशर पोटेंशियल इज यूजुअली पॉजिटिव, सामान्यतः पॉजिटिव होता है। दो इन प्लांट नेगेटिव पोटेंशियल और टेंशन इन द वाटर कॉलम इन द जाइलम प्ले ए मेजर रोल इन द वाटर ट्रांसपोर्ट इन स्टेम। के अब ये कैसे बनता है बेटा? जो ट्रांसपिरेशन करती है पत्तियों से वाटर लॉस होता है और वो वाटर को खींचती है। जब वाटर को खींचती है तो एक खींचने वाला बल लगता है वाटर कॉलम पे, इसको हम ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं। हम क्या बोलते हैं? हम ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं। इसको हम आगे देखेंगे, अभी याद दिमाग में रखिएगा, इसको हम आगे पढ़ेंगे जब हम एसेंट ऑफ सेप पढ़ेंगे। ठीक है, प्रेशर पोटेंशियल को हम साई पी से शो करते हैं बेटा। वाटर पोटेंशियल ऑफ ए सेल इज अफेक्टेड बाय बोथ सॉल्यूट एंड दी वाटर प्रेशर पोटेंशियल, और इनके बीच का इक्वेशन क्या होता है? तो देखिए साई डब्ल्यू इक्वल टू साई एस प्लस साई पी। ठीक है, क्लियर? तो हमने क्या कहा, साई एस को बेटा कई बार साई पाई भी लिखा होता तो कंफ्यूज मत होना, है ना। ये इक्वेशन है इसका। अब आते हैं हम एक और टर्मिनोलॉजी बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैट्रिक्स पोटेंशियल क्या होता है। अब कई बार सोचा था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का मतलब क्या है? देखो बेटा, मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई कुछ सब्सटेंस है, जैसे कि आपने कभी गौर किया है कि वो छोटे छोटे से कुछ ग्रेन्यूल आते हैं, उनको पानी में डाल दो ना तो वो फूल जाते हैं वो के जेली बॉल्स बन जाते हैं वो के। या हम देखते हैं सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं बेटा कि हम देखते हैं कि जो एक लकड़ी का टुकड़ा, एक सूखी लकड़ी का टुकड़ा लेना, पानी में डालना, आपके लकड़ी का टुकड़ा पानी लेके फूल जाएगा उठ के। एक्चुअली में क्या होता है कि जो ड्राई मटेरियल होते हैं, कई ड्राई मटेरियल होते हैं, वो जो है वाटर लेके वो फूल जाते हैं कई बार। ठीक है, ऐसा होता है। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जैसे जिनकी सरफेस पर वाटर मॉलिक्यूल अपने आप को जोड़ लेते हैं, कि जैसे मैंने आपसे कहा कि देयर आर सम जेली लाइक मटेरियल जिनकी सरफेस पर वाटर आपको जोड़ लेगा, और जो वाटर जुड़ जाता है सरफेस पे वो आसानी से डिफ्यूज नहीं होता है। तो ऐसे मटेरियल्स को हम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा the hydrating colloids or gel like material with surfaces that can bind water such as protein is called matrix। के जैसे प्रोटीन अपनी सरफेस पे वाटर को जोड़ लेता है, और जो वाटर उसकी सरफेस पे जुड़ जाता है वो डिफ्यूज नहीं हो पाता है। अब मान लीजिए हमने क्या कहा, हमने कहा कि एक 1% प्रोटीन सॉल्यूशन है। ठीक है, अब इसमें एक मॉलिक्यूल तो प्रोटीन का है, 99 वाटर के हैं, लेकिन उसमें से 9 वाटर पार्टिकल ऐसे हैं जो प्रोटीन से जुड़ गए के। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 9 वाटर मॉलिक्यूल जो प्रोटीन से जुड़ गए हैं ये डिफ्यूज नहीं हो सकते हैं।
तो डिफ्यूजिंग वाटर मॉलिक्यूल कितने बचे, तो डिफ्यूज होने वाले वाटर मॉलिक्यूल कितने बचे, वो 90 बचे। तो एक्चुअली में आपका सॉल्यूशन तो 1% ही है, बट इट बिहेव्स लाइक 10% सॉल्यूशन। व्हाई इट बिहेव लाइक 10% सॉल्यूशन? ना तो डिसोसिएशन हुआ यहाँ पे, तब भी नहीं, क्योंकि डिसोसिएशन में तो आयन का नंबर बढ़ जाता है। सोडियम क्लोराइड 2 आयन हो जाएंगे, बेरियम क्लोराइड 3 आयन हो जाएंगे, ठीक है, फेरस क्लोराइड 4 आयन हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आयन का नंबर नहीं बढ़ा, यहाँ पे क्या बढ़ा, यहाँ पर हुआ ये कि एक मॉलिक्यूल जो आपने डाला सॉल्यूट का, उसने अपनी सरफेस पर वाटर को जोड़ लिया है, और जो सरफेस पे वाटर जुड़ गया है वो डिफ्यूज नहीं हो सकता है, इट बिहेव लाइक ए सॉल्यूट। तो एक नेगेटिव मतलब वाटर मॉलिक्यूल का में नेगेटिविटी कमी अपने आप से आ गई यहाँ पे। तो जो 1% सॉल्यूशन था वो 10% सॉल्यूशन के समान इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि एक तो प्रोटीन मॉलिक्यूल था और 9 वाटर जुड़ गए उससे आके, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ वाटर ऑन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड द हाइड्रेशन। इससे क्या बोला आपने, आपने बोला कि प्रोटीन का हाइड्रेशन हो गया। तो हाइड्रेशन की प्रोसेस का मतलब ये होता है कि वाटर मॉलिक्यूल सरफेस से चिपक गए। अब उतने वाटर मॉलिक्यूल सिस्टम में डिफ्यूज होने के लिए अवेलेबल नहीं है, तो एक पोटेंशियल बना यहां पे, मैट्रिक्स पोटेंशियल बोला। अब आप बोलोगे सर ये मैट्रिक्स पोटेंशियल का वैल्यू हमेशा नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि ये कम कर रहा है वाटर मॉलिक्यूल वहां पे, ठीक है ना। This process there is release of free energy. The loss of free energy during the adsorption and other substance in medium is called the metric और matrix potential के। तो कुल मिला के मैट्रिक्स पोटेंशियल का मतलब क्या है कि जिस सॉल्यूट की सरफेस पे वाटर मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं और वो जुड़े हुए वाटर मॉलिक्यूल सिस्टम से डिफ्यूज नहीं हो पाते हैं, तो वो वाटर मॉलिक्यूल भी सॉल्यूट के समान ही व्यवहार करते हैं और इससे एक पोटेंशियल बनता है, इसको मैट्रिक्स पोटेंशियल कहते हैं। इसका वैल्यू नेगेटिव होगा, ठीक है। देखिए the matrix potential is always negative, it is the third component of water potential। ये water potential का थर्ड कंपोनेंट होता है। चूंकि इसका वैल्यू नेग्लिजिबल होता है इसलिए इसको इक्वेशन में हमने शामिल नहीं किया था, लेकिन आइडियली इक्वेशन क्या होना चाहिए, साई डब्ल्यू इक्वल टू साई पी प्लस साई पाई प्लस साई एम, के साई पाई को साई एस भी लिखते हैं हम, ठीक है ना। तो हमने क्या कहा, नॉर्मली वाटर पोटेंशियल इक्वल टू दी प्रेशर पोटेंशियल प्लस ऑस्मोटिक पोटेंशियल प्लस मैट्रिक्स पोटेंशियल होना चाहिए था, लेकिन साई एम का वैल्यू छोटा होता है इसलिए इसको हमने अवॉइड कर दिया था, ठीक है, क्लियर। मैट्रिक्स पोटेंशियल के बारे में साफ साफ एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है। मैंने आगे फिर से आपसे कह रहा हूं बेटा, ये बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी पढ़ना है हमको, समझते हुए चलना है हमको, ठीक है। अब आते हैं हम लास्ट फिनोमिना जो फिजिकल फोर्सेस का है, वो है इम्बाइबिशन, ठीक है। क्या होता है, देखो मैंने आपसे कहा था कि लकड़ी के सूखे टुकड़े को पानी में डाला वो फूल गया, वो बरसात के दिनों में दरवाजे फूल जाते हैं। आप सीड को देखो, आप सीड को, लकड़ी के दरवाजे बरसात के मौसम में फूल जाते हैं कि आपने यदि चना लिया, चने को आपने पानी में डाला, रात भर भिगो दिया, चने का साइज बढ़ जाएगा। भाई घर में काबुली चना बनता है ना, मम्मी छोले बनाती है, रात को चने गला दिए, सुबह फूल जाते हैं चने। वो इम्बाइबिशन क्या होता है, एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें कि सॉल्वेंट जो होता है वो सर्टेन सब्सटेंस की सरफेस पे जो है वो जुड़ जाता है और उसको फुला देता है, ठीक है। एंड एक बरसात के मौसम में, रेनी सीजन में दरवाजे, लकड़ी के दरवाजे खिड़कियों का फूलना, लगाने में दिक्कत आपको होती है ना, वो इम्बाइबिशन के कारण होता है। जब आप पानी के अंदर जो है वो बीज को या सीड को डालते हैं, आप चने को डाला आपने, ठीक है, मटर को डाला आपने, तो वो सीड फूल जाते हैं, इम्बाइबिशन होता है। तो इम्बाइबिशन जो है वो ऐसी प्रक्रिया जिसमें कि एक ड्राई मटेरियल को आप एक लिक्विड मीडियम में डालेंगे तो लिक्विड ड्राई मीडियम के अंदर जाएगा और उसको फुला देगा, उसको स्वेल कर देगा वो, ठीक है। इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन इन विच एडजॉर्बेंट इज इन्वॉल्व। यहां पर क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट आया यहां पे, एडजॉर्बेंट इन्वॉल्व के। एडजॉर्बेंट का मतलब क्या है, जो अपनी सरफेस पर वाटर मॉलिक्यूल को जोड़ेगा, जो अपनी सरफेस पे कोई मॉलिक्यूल को जोड़ता है वो एडजॉर्बेंट कहलाता है, ठीक है। आप याद रखना, यहां पे जो ड्राई मैटर लेते हो ना, उसका डिफ्यूजन प्रेशर होता है 0, उसके पास वाटर नहीं होता है, इसलिए तेजी से वाटर अंदर इंटर करता है, इसलिए वो फूल जाता है, ठीक है। देखिए आप देख रहे हैं कि ये जो है कि ये ड्राई सीड है ये, और ये सॉफ्ट सीड के, पानी में भिगोए हुए बीज हैं के। आप देख रहे हो ये सॉफ्ट सीड के, रूसा फली बेटा के, आप देख रहे हैं कि फूल गया पूरा, के क्यों फूल गया ये पहले ड्राई था, ये ड्राई था, डिफ्यूजन प्रेशर का 0 था, ठीक है, इसके अंदर वाटर था ही नहीं। जब पानी में डाला आपने तो वाटर जो है वो, वाटर तेजी से इसके अंदर आया, जब तेजी से वाटर इसके अंदर आया तो ये फूल गया, है ना। देखिए
ए डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट इज एस्टेब्लिश व्हेन ए ड्राई मेटल कम्स इन क्वांटिटी ऑफ वाटर के। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? 2 पॉइंट के बीच का अंतर के। जैसे ही आपने ड्राई मटेरियल को पानी में डाला, वो डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट बना यहाँ पे, और वाटर तेजी से जो है वो डिफ्यूज हुआ कहां पर? ड्राई मटेरियल के अंदर। और ऐसे ड्राई मटेरियल को क्या बोला बेटा आपने? ऐसे ड्राई मटेरियल के लिए आपने इम्बाइवेंट वर्ड का आपने इस्तेमाल किया, ठीक है। आफ्टर सम टाइम क्या हुआ बेटा? इम्बाइवेंट सैचुरेट हो गया वाटर से, और इसका डिफ्यूजन प्रेशर जो है वो बढ़ने लगा, और धीमे धीमे ये वाटर के बराबर हो गया, पूरा फूल गया वो, ठीक है। The process of imbibition then comes to stop since the state of equilibrium is achieved। जैसे ही वो फूल जाएगा, इतना हो जाएगा उसका सिस्टम के अंदर भी वाटर मॉलिक्यूल का जो डिफ्यूजन प्रेशर है बाहर के बराबर हो गया, सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया, अब इम्बाइबिशन की प्रोसेस रुक जाएगी, ठीक है। लेकिन जरूरी कुछ बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, कि रबर को पानी में डालोगे रबर नहीं फूलेगा, रबर को पानी में डालोगे रबर नहीं फूलेगा, लकड़ी का टुकड़ा पानी में डालोगे फूल जाएगा। रबर को केरोसिन में डालोगे रबर फूल जाएगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में रबर को डालोगे ना, ईथर में डालोगे, केरोसिन में डालोगे, फूल जाएगा रबर के, क्योंकि उसकी एफिनिटी उससे। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि जो भी ड्राई मटेरियल है, एम्बाइवेंट या ड्राई मटेरियल है, उसकी एफिनिटी लिक्विड मीडियम से होना चाहिए, ठीक है। उसका बंधुता होना चाहिए, जैसे कि वाटर से एफिनिटी है ड्राई वुड की, रबर पानी में नहीं, एफिनिटी नहीं रबर का वाटर से, तो नहीं फूलेगा वो, ठीक है। दूसरा, जो भी मटेरियल है वो ड्राई होना चाहिए ताकि डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट बन सके, ठीक है। देयर मस्ट बी, यदि आपने ऑलरेडी पानी में भीगे हुए बीज को डाल दिया आपने कहीं और, तो वो और नहीं फूलेंगे, वो मैक्सिमम तो फूल चुके थे ऑलरेडी, ठीक है। तो ड्राई मटेरियल आपको यूज करना पड़ेगा ताकि डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट एस्टेब्लिश हो सके, ठीक है। याद रखिएगा, रबर doesn't get soil in water due to lack of affinity, but it shows imbibition in ether, ठीक है। ड्राई वुड इज द वेरी गुड इम्बाइबेंट ऑफ वाटर, तो इसलिए जो है बरसात के मौसम में जो वुडन डोर और विंडोज हैं वो फूल जाते हैं ड्यू टू इम्बाइबिशन के। हाइड्रोफोलिक कोलाइड जो होते हैं, ठीक है, दे आर स्ट्रॉन्ग एफिनिटी विद वाटर, सीड्स आर रिच इन कोलाइडल मटेरियल, सो दे आर गुड इम्बाइबेंट के। जो बीज होते हैं वो भी क्यों फूल जाते हैं? क्योंकि उनके अंदर हाइड्रोफिलिक कोलाइड भरे होते हैं। याद रखिएगा बेटा, सबसे अच्छा जो है वो इम्बाइबिशन दिखाने वाले सीड जो होंगे, दे मस्ट बी रिच इन प्रोटीन, उसके बाद स्टार्ची सीड होते हैं, क्लियर। प्रोटीन आर द वेरी गुड इम्बाइबेंट, देन स्टार्च एंड सेलुलोज आर द लीस्ट, ठीक है। प्रोटीनस सीड स्वेल मोर ऑन इम्बाइबिशन देन द स्टार्च सीड, ठीक है। यदि आप चावल को पानी में भिगोगे तो चावल का उतना अधिक नहीं फूलेगा जितना जो है चना फूल जाएगा। कारण ये है कि प्रोटीन जो होते हैं दे रिटर्न मोर वाटर, वो अधिक वाटर को अपने साथ जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि प्रोटीनस सीड शोज मोर इम्बाइबिशन एज कंपेयर टू द स्टार्च सीड, ठीक है। ड्राई सूखे बीज हुए, लाइकेन्स हुए। लाइकेन जो है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होते हैं फंजाई का और एल्गी का। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम पढ़े हुए बेटा कि लाइकेन क्या होते हैं, वो वास्तव में पढ़ेंगे, नहीं पढ़ा है तो पढ़ेंगे इसको। तो लाइकेन क्या होता था? ये एल्गी और फंजाई के सिम्बायोटिक एसोसिएशन होते हैं, ठीक है, जो इम्बाइबिशन से वाटर को लेते हैं। फिर वेलामेन रूट जो होती है ऑर्किड में होती है, हैंगिंग रूट्स होती है, मैंने मॉर्फोलॉजी में पढ़ाया हुआ आपको ऑलरेडी के। तो ये जो रूट होती है ये क्या करती है? ये भी वाटर को इम्बाइबिशन से लेती है, ठीक है। और जो प्लांट सेल जो रूट हेयर होता है उसकी जो सेल वॉल होती है वही वाटर को इम्बाइबिशन से लेती है। तो याद रखना, प्लांट में वाटर एब्जॉर्ब करने का पहला प्रक्रिया क्या होता है कि प्लांट की रूट हेयर सेल वॉल के थ्रू वाटर को अंदर लेती है, और जो कि इम्बाइबिशन होता है, ठीक है। तो इम्बाइबिशन बाय द सेल वॉल ऑफ द रूट हेयर सेल इज द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ द वाटर एब्जॉर्प्शन बाय द रूट हेयर सेल, ठीक है। अब ड्राई मटेरियल, ड्राई सीड था, ये ड्राई सीड था, वाटर में डाला, फूल गया ये, मतलब इसका वॉल्यूम बढ़ गया। और मैंने आपसे कहा था वॉल्यूम में बढ़ना प्रेशर को क्रिएट करता है। वॉल्यूम में बढ़ना, यदि एक क्लोज सिस्टम में वॉल्यूम बढ़ेगा तो इट में क्रिएट प्रेशर, दबाव को क्रिएट करेगा। इसलिए एक वर्ड यूज करते हैं इम्बाइबिशन प्रेशर। आपको पता है पहले के जमाने में चट्टानों को तोड़ने के लिए लोग क्या करते थे? डायनामाइट का आविष्कार तो किसने किया? अल्फ्रेड नोबेल ने किया। भाई डायनामाइट जो है एक रिवॉल्यूशन था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में के। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया और डायनामाइट से उन्होंने चट्टानों को तोड़ना सीख लिया कि एक बम लगाओ चट्टान फूट जाएगा, और डायनामाइट लगा चट्टान को फोड़ दोगे रास्ता तक ले। पर पहले के जमाने में क्या था कि हजारों की संख्या में मजदूर काम करते थे। चट्टान का में ऐसे पॉइंट को ढूंढते थे जहां पे कमजोरी हो, जहां पे कुछ दरार बनी हो, उन दरारों में सूखी लकड़ी को ठोकते थे वो और पानी डाल दिया करते थे। क्या करते थे? डायनामाइट नहीं था, चट्टान को दो हिस्सों में तोड़ना है, सूखी लकड़ी को चट्टान की दरार में डाल दीजिए और पानी डालिए, प्रेशर क्रिएट होगा,
चट्टान की दरार और बढ़ जाएगी। फिर सूखी लकड़ी को हटाइए उसको, फिर सूखी लकड़ी को ठोक दीजिए, पानी डालिए, चट्टान की दरार और बढ़ जाएगी, फाइनली चट्टान टूट जाएगा। पहले के जमाने में लोग महीनों कोशिश करके चट्टान को तोड़ते थे, जस्ट बाय यूजिंग द मैकेनिज्म ऑफ इम्बाइबिशन प्रेशर, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट देखने मिलेगा आपको, ठीक है। फिर द वॉल्यूम ऑफ इम्बाइबमेंट ऑलवेज इंक्रीज ड्यूरिंग इम्बाइबिशन, तो इससे एक प्रेशर क्रिएट होता है, उसको इम्बाइबिशन प्रेशर कहते हैं। तो जब कभी आप इम्बाइबिशन के लिए डीपीडी का इक्वेशन निकालते हैं तो यू कैन रिप्लेस द ओपी बाय द आईपी, आप तब वहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर के बजाय इम्बाइबिशन प्रेशर का इस्तेमाल कर सकते हैं यदि आप इम्बाइबिशन के प्रोसेस के लिए डीपीडी का वैल्यू निकाल रहे हैं तब, ठीक है, क्लियर। याद रखना बेटा, इम्बाइबिशन के प्रोसेस में 3 चीजें इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल सरफेस पर जुड़ेगा, ठीक है, एडजॉर्प्शन। फिर बारीक बारीक दरार से वाटर मॉलिक्यूल अंदर जाएगा, कैपिलरी एक्शन, और उसके बाद एक बार अंदर चला जाएगा तो डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट एस्टेब्लिश होगा, अब तेजी से वाटर अंदर आएगा डिफ्यूजन के। वेरी वेरी आईएमपी में कह रहा हूं बेटा, एग्जाम में आएगा, मतलब आएगा कि इम्बाइबिशन में 3 प्रोसेस इन्वॉल्व है, एडजॉर्प्शन, कैपिलरी एक्शन और डिफ्यूजन, ठीक है। क्या एनसीईआरटी में क्या लिखा है इसके बारे में? चलो अब एनसीईआरटी का पॉइंट निकलते हैं। देखो बेटा, मैं पूरा 100% एनसीईआरटी आपका कवर करूंगा फिजियोलॉजी में, चिंता मत कीजिए, एक एक लाइन पढ़ा हुआ होगा हमारे, ठीक है। लेकिन आपको मुझे वक्त देना पड़ेगा, आपको शिद्दत से पढ़ना पड़ेगा, आपको जुड़े रहना पड़ेगा, तब तो बेटा मजा आएगा, ठीक है, क्लियर। इम्बाइबिशन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन व्हेन वाटर इज एब्सॉर्ब्ड बाय सॉलिड colloids causing them to increase in volume, okay. The classical example of imbibition is the absorption of water by the seed and the dry wood, ठीक है। The pressure, देखिए क्या लिखा हुआ है inside, the pressure that is produced by the swelling of wood had been used by prehistoric man to split rocks and boulders, ठीक है। देखो जो मैंने कहानी सुनाई ना, वो कहानी एनसीईआरटी को पसंद आई और एनसीईआरटी ने लिखा हुआ ऑलरेडी, ठीक है। मुझे नहीं मालूम था कि एनसीईआरटी में कहानी ऐसी लिखी हुई है, ठीक है। आप बोलोगे आपको नहीं मालूम तो पढ़ाने क्यों आ गए? एक्चुअली बेटा क्या होता है, जब एनसीईआरटी के स्लाइड जो बनते हैं ना, तो ये स्लाइड को पूरा, मतलब मैं पहले पूरा कंटेंट जो है स्टैंडर्ड अच्छी बुक से लेके उसको तैयार करता हूँ, फिर पढ़ाता हूँ आपको मैं, और फिर एनसीईआरटी को मैं बाद में इसलिए पढ़ाता हूँ कि हम कोई पॉइंट हमारा छूट तो नहीं गया कहीं बैठ के, किसी पॉइंट में कोई वायस तो नहीं है, उसको देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए कहानी साफ साफ लिखी है, एनसीईआरटी जो बताया वही लिखा है इसके अंदर। If it were not for the pressure due to imbibition, seedling would not have been able to emerge out of the soil into the open. कितनी अच्छी बात लिखी कि यदि इम्बाइबिशन से दबाव क्रिएट ना होता तो कभी भी जो है सीड, जो देखो अंदर दबाव बनता है ना, तो सो बीज होता है, बीज का एक हिस्सा रप्चर करता है और अंदर से जो है सीडलिंग बाहर निकलता है, क्योंकि अंदर दबाव बनता है, दबाव बनने से सीड कोड जो है वो रप्चर कर जाता है और फिर सीडलिंग बाहर निकल पाता है, ठीक है, नहीं तो कभी वो बाहर नहीं निकल पाता, ठीक है। इसका मतलब इम्बाइबिशन और उसका प्रेशर दोनों इंपॉर्टेंट होता है प्लांट लाइफ के लिए, ठीक है, क्लियर। Imbibition is also diffusion since water movement is along the constant gradient. The seed and the other such material almost no water, hence they absorb water easily, के तो मैंने कहा जो सीड है ड्राई मटेरियल होते हैं उनमें वाटर नहीं होता, इसलिए तेजी से वाटर उसके अंदर जाता है, ठीक है। वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट बिटवीन एब्जॉर्बेंट एंड दी लिक्विड इम्बाइब्ड इज एसेंशियल फॉर इम्बाइबिशन, दोनों के बीच में मैंने कहा ना मेटेरियल शुड बी ड्राई, एक जो है वाटर प्रेशर ग्रेडियंट बनना चाहिए, डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट बनना चाहिए, तभी तो वाटर अंदर आएगा, ठीक है। इन एडिशन फॉर एनी सब्सटेंस टू इम्बाइब एनी लिक्विड, एफिनिटी बिटवीन द एडजॉर्बेंट एंड द लिक्विड इज आल्सो प्रीरिक्विजिट। क्या तो देखिए बेटा, आपकी कई बार क्या हुआ, एनसीईआरटी कंफ्यूज हो गया, कई जगह उन्होंने एब्जॉर्बेंट लिख दिया, कई जगह पे एडजॉर्बेंट लिख दिया, तो आप कंफ्यूज मत होना, आप तो समझदार हो ना, ये एनसीईआरटी की मिस प्रिंटिंग है, तो एक्चुअली वो दे वांट टू टॉक अबाउट द एडजॉर्बेंट ओनली, ये एडजॉर्बेंट ही है, ठीक है ना, तो इसको लेके कंफ्यूज मत होना, क्लियर। तो ये इसके बीच एफिनिटी होना चाहिए, और ये तो मतलब जो लिक्विड इम्बाइबिशन शो कर रहा है वो और ड्राई मेटेरियल के बीच एफिनिटी होना चाहिए, और दूसरा दोनों के बीच में डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट या वाटर प्रेशर ग्रेडियंट एस्टेब्लिश होना चाहिए, ठीक है, तभी इम्बाइबिशन हो पाएगा, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर हमारा पहला हिस्सा देखो बेटा, जो प्लांट वाटर जो हम पढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स पढ़ रहे हैं, ये एक बड़ा चैप्टर है। कैसे बड़ा चैप्टर है? कोई भी एमसीक्यू बुक उठा के देखोगे आप देखोगे उसमें कई हिस्से बने हुए, जैसे कि ये जो बड़ा चैप्टर इसलिए बेटा कि इसमें 4 चैप्टर शामिल है। इसमें प्लांट वाटर रिलेशन अपने आप में एक चैप्टर होता है एमएससी बीएससी लेवल में। दूसरा प्लांट वाटर एब्जॉर्प्शन, वो भी एक चैप्टर होता है। तीसरा एसेंट ऑफ सेप, ये भी एक चैप्टर होता है। ट्रांसमिशन, ये भी एक चैप्टर होता है। तो एक्चुअली 4 चैप्टर एक चैप्टर के अंदर डाले हुए हैं।
तो चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट होगा यहाँ पे, दैट इज दी प्लांट वाटर रिलेशन के, वो हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे बेटा वाटर एब्जॉर्प्शन बाय द प्लांट की, पैसिव एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन क्या होता है, प्लांट रूट कैसे वाटर को एब्जॉर्ब करती है उस पर बात करेंगे हम, ठीक है। यानी पहले फोर्सेस को देखा हमने, फिर वाटर को रूट के अंदर एंट्री कराएंगे, फिर वाटर को ऊपर की ओर धकाएंगे और उसके बाद वाटर को बाहर कर देंगे, ठीक है। मतलब वाटर एब्जॉर्प्शन, एसेंट ऑफ सेप, देन द ट्रांसपिरेशन। क्लियर? तो पढ़ने में मजा आ रहा नहीं आ रहा? अच्छा साहब से बताओ, फिजियोलॉजी बोर लग रहा है क्या आपको? है ना सब कुछ समझने का? इट्स लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री सब समझने में बड़ा मजा आ रहा है, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं आपके, और हमको एकदम क्लियर रहना उनके बारे में। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट। चलिए, तो सब्र से आपने लेक्चर देखा, लेक्चर देखने के बाद अब बारी है एमसीक्यू लगाने की। तो थोड़ा सा बेटा जो है लेक्चर का ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ जाता है एमसीक्यू लगाने के कारण, पर लगाइए। इससे क्या होगा कि क्योंकि क्या होता है, हमारा प्लांट फिजियोलॉजी का ऐसा हिस्सा होता है जो कोचिंग क्लास में भी टीचर थोड़ा सा जो है वो अवॉइड करके पढ़ाते हैं, स्कूल के अंदर भी थोड़ा लोग उसको अवॉइड करते हैं, जबकि कोर कंटेंट है इसको में हमको एमसीक्यू आना चाहिए। तो जितने भी हम हर लेक्चर के बाद हम एमसीक्यू लगाएंगे तो कम से कम 100 एमसीक्यू तो हम ऐसे ही लगा चुके हैं। 10 लेक्चर हैं तो 100 एमसीक्यू, 90-100 एमसीक्यू हम लगा चुके होंगे, और उससे हमें काफी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हमारे हो जाएंगे बेटा, ठीक है। तो चलिए, तो आज का पहला एमसीक्यू स्क्रीन पर आपके सामने बेटा, आज का जो फर्स्ट एमसीक्यू है वो, अब इसको ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए इसका, ठीक है ना। मैं एमसीक्यू पोल भी देता हूं। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट। आपको क्या बताना है बेटा? आपको बताना है गलत कथन। फॉल्स स्टेटमेंट जो है वो इसमें कितने हैं, के नंबर में कितने फॉल्स स्टेटमेंट है वो बताना है। तो पहला है काइनेटिक एनर्जी रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ डिफ्यूजन। दूसरा है डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। तीसरा है डिफ्यूजन ऑकर्स ड्यूरिंग गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। चौथा है द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिफ्यूजन रेट इज गैसेस देन कम लिक्विड देन द सॉलिड। के बताइए कितना फॉल्स स्टेटमेंट है इसमें से? चलो आंसर कीजिए, आपका आंसर आना चाहिए भी फटाफट के। चलो हम देखते हैं, अब एक एक करके स्टेटमेंट सॉल्व करें बेटा। देखिए हम क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ डिफ्यूजन, बिल्कुल सही बात है। यानी होता क्या है बेटा डिफ्यूजन की प्रोसेस में कि जो थर्मल एनर्जी जो थर्मल एनर्जी होती है, थर्मल एनर्जी जो होती है, टेम्परेचर जो होता है वो हाई टेम्परेचर में डिफ्यूजन फास्ट होता है, थर्मल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। मॉलिक्यूल्स आपस में जो है वो उसके चलते कोलाइजन करते हैं, टकराते हैं आपस में, और इसलिए गैस के पार्टिकल बिखर जाते हैं। डिफ्यूजन का बेसिक फंडा यही है, ठीक है, सही है। डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ द मीडियम, ये गलत स्टेटमेंट है। डिफ्यूजन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है। मीडियम की डेंसिटी जितनी अधिक होगी डिफ्यूजन उतना स्लो होगा। मीडियम की डेंसिटी जो है वो जितनी अधिक होगी डिफ्यूजन उतना स्लो होगा, मतलब मीडियम की डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिफ्यूजन, तो ये गलत लिखा है। डिफ्यूजन ऑकर्स ड्यूरिंग गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट, बिल्कुल सही बात है। प्लांट जब गैसेस एक्सचेंज करते हैं वहां पर डिफ्यूजन का फिनोमेना काम करता है एट द टाइम ऑफ द, हम बात करते हैं जब ट्रांसपिरेशन होता है, वाष्पो उत्सर्जन होता है, वहां पर डिफ्यूजन इन्वॉल्व होता है, ठीक है। द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिफ्यूजन रेट, तो सबसे अधिक डिफ्यूजन होता है गैसियस मीडियम में, देन लिक्विड में, देन होता है सॉलिड में। तो आंसर इसका क्या है बेटा? इसका एक ही स्टेटमेंट फॉल्स है, एक ही स्टेटमेंट फॉल्स है, 1। तो आंसर इज 1। तो ये ऐसे क्वेश्चंस के लिए तैयार रहेगा कि मैं आपसे कह दूं मैं कि इस बार क्या है, एनटीए के ऊपर बड़ा प्रेशर है। इस बार प्रेशर इस बात को लेकर है कि उनको पेपर देना है एनसीईआरटी से, ठीक है। और पिछली बार कैसा एकदम जो है वो बहुत ऊपर कट ऑफ गया, तो शायद से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आपको इस तरीके के फॉर्मेट के एमसीक्यू देखने मिल जाए पेपर के अंदर, इसलिए तैयार रहिए। देखो बेटा, मैं पक्का नहीं जानता हूं, परंतु मैं आपको तैयार कर रहा हूं उन संभावनाओं के लिए। यहां पर एनसीईआरटी इन्वॉल्व है और कंफ्यूजन कर सकता है एग्जामिनर आपको, ठीक, कंफ्यूज कर सकता है, तो तैयार रहना उसके लिए। चलो दूसरा क्वेश्चन, द डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज, क्या होता है बताओ? मैंने आपसे कहा था प्योर सॉल्वेंट का डिफ्यूजन प्रेशर होता है मैक्सिमम 1236 एटमॉस्फेयर के। जैसे ही सॉलिड मिलाते हो तो उसका डिफ्यूजन प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, इसलिए प्योर सॉल्वेंट सॉल्यूशन की तरफ मूव करता है। तो आंसर का क्या है? मोर। हमेशा प्योर सॉल्वेंट का डिफ्यूजन प्रेशर किसी भी सॉल्यूशन से अधिक रहेगा, ठीक है, मैक्सिमम। जैसे जैसे आप इसमें कुछ सॉलिड मिलाओगे तो डिफ्यूजन प्रेशर में कमी आएगी, उसी को बोलते हैं हम, उसी के लिए हम डीपीडी डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट वर्ड का हम यूज करते हैं, ठीक है, क्लियर। चलो अब ये तुम्हारी बारी है, आपको ही बताना है इस क्वेश्चन को। देखो यार के है ना, क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई एबीसी। एबीसी को पहचानिए कि कहां पर यस आएगा कहां पर नो आएगा, कि आपको यस और नो में आंसर करना है, चुनना है। तो ये भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है बेटा। देखो ये दीज आर दी, मैं आपसे कह दूं कि दीज आर दी न्यू क्वेश्चन फॉर्मेट, ये न्यू एमसीक्यू फॉर्मेट्स हैं, कि नए एमसीक्यू फॉर्मेट हैं, तो इसके लिए आपको तैयार रहना है, ठीक है ना, क्लियर, ठीक। अब देखो, क्या स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है सिंपल डिफ्यूजन में? हमने कहा नहीं होती है।
सिंपल डिफ्यूजन में स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन नहीं चाहिए होता है, ठीक है। फिर हमने क्या कहा, हमने कहा कि जो है अब यहां पे क्या लिखा है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेट हाईली सिलेक्टिव, यस, ठीक है। देन ट्रांसपोर्ट, यहां पर बेटा ट्रांसपोर्ट तो होगा ना, फैसिलिटेट, यहां पर क्या होगा, बी में क्या आएगा, ट्रांसपोर्ट, यस, ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व है ये, तो यहां पर यस आ जाएगा, ठीक है। फिर जो है अप हिल ट्रांसपोर्ट, डाउन हिल क्या होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर होता है, डाउन हिल हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की होता है। जब लो से ऊपर, पहाड़ पर ऊपर चढ़ोगे, लो से हाई जाओगे, तो मतलब अप हिल ट्रांसपोर्ट होता है, किसमें होता है, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। तो क्या आंसर आ गया, नो, यस एंड यस, कहां लिखा है, नो, यस एंड यस, आंसर इज 3, ठीक है, तैयार रहेगा इसके, क्लियर, ठीक है ना। तो ये क्या होता है बेटा, इन्हें हम लोग बोलते हैं ट्रैप क्वेश्चन। थोड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, सिंपल क्वेश्चन होते हैं, लेकिन टाइम खराब करते हैं आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, मैं देख लूं कि कहीं दो क्वेश्चन आगे तो नहीं चल गया, हाँ ठीक है ना। क्वेश्चन ये, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ डिफ्यूजन, आज के डिफ्यूजन की दर को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। तो देखो, अब आप चुने बेटा, हम साथ मिलकर चुनते हैं, चलो साथ मिलकर चुनते हैं, ग्रेडियंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ग्रेडियंट का मतलब होता है कि डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, यानी ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है बेटा, डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट के, दो बिंदुओं के बीच जो अंतर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट कहते हैं उसको हम, ठीक है। तो ये तो हो गया है सही, ठीक है। परमिबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही बात है, मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी जितनी अधिक होगी किसी सब्सटेंस के लिए, किसी मॉलिक्यूल, एटम, पार्टिकल के लिए, वो तेजी से डिफ्यूज करेगा, ये भी सही है। टेंपरेचर बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी, थर्मल एनर्जी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, तो डिफ्यूजन बढ़ जाएगा, ये भी सही है। प्रेशर, दबाव लगाने पर भी जो है प्रेशर पोटेंशियल बढ़ेगा, तो उससे मॉलिक्यूल, आयन, सब्सटेंस हाई प्रेशर के कारण वो तेजी से मूव कर पाएंगे, ये भी सही है। साइज ऑफ डिफ्यूजिंग पार्टिकल जो होता है, जितना अधिक साइज का डिफ्यूजिंग पार्टिकल होगा उतना डिफ्यूजन स्लो होगा, ठीक है। तो ये फैक्टर भी अफेक्ट करता है। तो आंसर क्या गया इसका, ऑल ऑफ दिस, आंसर इज ऑल ऑफ दिस, के ये सारे फैक्टर, सभी फैक्टर जो है वो डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फैसिलिटेट डिफ्यूजन। अब इसके बारे में आपको बतलाना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये बतलाना आपको, क्या, ठीक है। वहां क्या पहले वाले में भी करेक्ट पूछा था उसने, कौन से फैक्टर, ठीक है, मैं, हाँ ठीक है, करेक्ट, तो सभी सही थे इसमें। अब यहां पर हम नेक्स्ट इसमें आ गए, हाँ करेक्ट, और बेटा इनकरेक्ट का जरूर ध्यान रखना है ना, ठीक। तो फैसिलिटेट डिफ्यूजन इज ए वेरी स्पेशल प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसमें कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व है। जहां भी कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व होता है बेटा, यहां पे कैरियर प्रोटीन या कैरियर जो है प्रोटीन चैनल प्रोटीन यहां पर इन्वॉल्व होता है, वहां पर आपको स्पेसिफिक प्रोसेस देखने मिलता है। इज ए पैसिव प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है। ये भी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये हाइड्रोफिलिक्स नेचर के सब्सटेंस जो होते हैं, जो हाइड्रोफोबिक होते हैं, वे क्या होते हैं बेटा, वे लिपिड बाइलर को क्रॉस कर सकते हैं, प्रोटीन चैनल क्रॉस करते हैं, हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस उनको क्रॉस करने में हेल्प करता है, ये भी सही है। इज फास्टर देन एक्टिव प्रोसेस, ये गलत है, याद रखिएगा। फैसिलिटेट डिफ्यूजन जो होता है वो एक्टिव प्रोसेस से फास्टर नहीं होता है। एक्टिव प्रोसेस में क्या होता है, चूंकि एनर्जी इन्वॉल्व होती है तो वो फास्ट काम करता है, वो एक्टिव प्रोसेस फास्ट काम करता है। फैसिलिटेट डिफ्यूजन का तेज या कम होना 2 पॉइंट के बीच में डिफ्यूजन के ग्रेडियंट पर डिपेंड करता है, और कैरियर प्रोटीन की जो एफिनिटी है सब्सटेंस से उस पर निर्भर करता है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तुलना में फैसिलिटेट डिफ्यूजन फास्ट नहीं होता है, ठीक है ना, क्लियर। तो इसका आंसर आ गया ऑल एक्सेप्ट डी, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप क्या करोगे इसमें, गलती करके जाओगे डी लगा, आप आंसर लगाओगे ऑल ऑफ दिस, तो गलत हो जाएगा बेटा। याद रखिएगा, एक्टिव प्रोसेस में जो प्रोटीन चैनल इन्वॉल्व होते हैं, दे आर एनर्जी ड्रिवन, दे फास्ट काम करते हैं। यहां पर प्रोटीन चैनल एनर्जी ड्रिवन नहीं होते, यहां पे जो भी स्पीड है वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पर निर्भर करती है, ठीक है, और अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोटीन चैनल पर निर्भर करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गो थ्रू द कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट ट्रांसपोर्ट प्रोसेस को आप ध्यान से देखिए और बताइए इसमें से कौन सा प्रॉपर्टी ए बी सी डी में से क्या सही है, तो आपको करेक्ट बताना है, पूरा मैच करना है, आपको पूरा मैच करना है, लाइन पूरा मैच करना है। प्रॉपर्टी रखा है ए बी सी डी में, उसने कहा कौन से पॉइंट जो है वो करेक्ट है बताना है। देखो, सिंपल डिफ्यूजन में क्या कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, नहीं होती है, मतलब ये तो गलत हो गया, ए तो गलत हो गया, यानी सिंपल डिफ्यूजन में कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अप हिल ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाना, वो फैसिलिटेट डिफ्यूजन में नहीं होता है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है, ये भी गलत हो गया, क्योंकि ये कहां होता है, अप हिल ट्रांसपोर्ट केवल एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होता है।
ट्रांसपोर्ट सैचुरेट, जहां जहां भी कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व होगा, जहां जहां भी कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व होगा वहां पर सैचुरेशन इफेक्ट हमको देखने मिलेगा। तो ये कहां पे, यहां पर यस होना चाहिए था, यहां पर यस होना चाहिए था, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, नीड्स एटीपी, एटीपी की रिक्वायरमेंट सिंपल डिफ्यूजन में नहीं होती है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी नहीं होती है, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या आ गया इसका, नन ऑफ दीज। ठीक है ना, मतलब सभी चारों गलत है, सभी चारों जो है गलत है, यहां पे आंसर आ गया नन ऑफ दिस। सारे चारों पॉइंट यहां पर गलत रखे, कोई भी सही पॉइंट नहीं है यहां पर। क्लियर, याद रखिएगा। मैं आपको जो एमसीक्यू करा रहा हूं बेटा, थोड़े से अलग तरह के एमसीक्यू करा रहा हूं, क्योंकि बाकी एमसीक्यू तो हम डीपीपी में कर ही रहे हैं। ठीक है, टेस्ट में भी आ रहे हैं, एमसीक्यू बुक में दे रखे हैं, बुकलेट में दे रखे हैं। अभी थोड़े से हम डिफरेंट एमसीक्यू कर रहे हैं ताकि हमारा अप्रोच जो है डेवलप हो उसके लिए। ठीक है, फिर गो थ्रू दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन कथनों को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि कितने सही है, इसमें से क्या सही है क्या गलत, क्या आपको जो है वो चुनना है, कथन की बताना है कि किस कौन सा स्टेटमेंट सही है यहां पे। ठीक है, बताना 7 मिनट के। इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट पंप्स आर प्रोटीन दैट यूज एनर्जी फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल अगेंस्ट द कांस्टेंट ग्रेडियंट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है ना, एकदम परफेक्ट के कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो पंप होते हैं वो प्रोटीन होते हैं जो एनर्जी खर्च करते हैं और ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, फिर कैरियर प्रोटीन इज वेरी स्पेसिफिक, ये भी बिल्कुल सही बात है बेटा, स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट रेट रीचेज ए मैक्सिमम व्हेन एक्टिव प्रोटीन्स ट्रांसपोर्टर आर यूज्ड एंड सैचुरेटेड, बिल्कुल सही बात है, इसे बोलते हैं सैचुरेशन इफेक्ट कहते हैं, हम सैचुरेशन इफेक्ट कहते हैं। मैक्सिमम रेट जो है इसी पर डिपेंड करता है, ये भी सही है, मतलब आंसर आ गया इसका ऑल ऑफ दिस, सभी स्टेटमेंट इसके सही हैं। और ये जो स्टेटमेंट लिखे आप एमसीक्यू में देख रहे हो ना, कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, केवल सुन के भूलने का नहीं है बेटा। ठीक है ना, कॉपी में नोट कर लेना, इसको एग्जाम में आता है। ठीक है, क्लियर। फिर द रिलेशनशिप बिटवीन साई डब्ल्यू, साई एस और साई पी, जो रिलेशनशिप जो है वो साई डब्ल्यू, साई एस और साई पी के बीच में है वो क्या है बेटा। अब ये भी पढ़ा हुआ है हमने, वाटर पोटेंशियल अच्छे से पढ़ा हुआ है हमने के, क्या है बेटा, साई डब्ल्यू प्लस इक्वल टू साई पी प्लस साई एस के, ये क्या है बेटा, वाटर पोटेंशियल है, सॉलिड पोटेंशियल है, प्रेशर पोटेंशियल है। क्लियर, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। फिर वाटर कहां से कहां मूव करता है, तो वाटर बेटा कहां से कहां मूव करता है देखते हैं। मैंने आपसे कहा ना, वाटर के मूवमेंट की सबसे बड़ी वजह होती है वाटर पोटेंशियल। वाटर क्या करता है, वो हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की ओर मूव करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि वाटर जो है वो लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन की ओर मूव करता है। लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में मोर वाटर है तो वाटर पोटेंशियल हायर साइड है। ठीक है, तो आंसर आ गया इसका सी। फिर नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, के निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। आपको करेक्ट स्टेटमेंट को चुनना है। क्या चुनना है, करेक्ट को बेटा, है ना। एग्जाम में सबसे बड़ी सिली मिस्टेक होती है करेक्ट और इनकरेक्ट को में हम कई बार डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, जल्दी से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, गलत कर देते हैं। तो करेक्ट और इनकरेक्ट ध्यान से पढ़िए करके। ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए नेगेटिव प्रेशर अप्लाइड, गलत बात है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए पॉजिटिव वैल्यू, इट इज हैविंग द पॉजिटिव वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू होती है ऑस्मोटिक पोटेंशियल की। ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज पॉजिटिव, ये हमेशा नेगेटिव वैल्यू में होता है, याद है ना, बताया हुआ बेसिक फंड के। मोर इज द सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मोर विल बी द प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम डिफ्यूजिंग, बिल्कुल सही बात है। जितना अधिक सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन एक सॉल्यूशन में होगा उतना अधिक उसके ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू होगी, मतलब तब ऑस्मोसिस को रोकने के लिए आपको बाहर से अधिक प्रेशर लगाना पड़ेगा। और हमने ऑस्मोमीटर को क्लास में पढ़ा हुआ है, तो आंसर ये सही है। ठीक है, ये सही है। The net direction and rate of osmosis neither dependent on pressure gradient, नहीं, ये गलत बात है। तभी तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्यों पॉसिबल है, हम प्रेशर को बढ़ा देंगे तो रिवर्स ऑस्मोसिस भी पॉसिबल होता है। तो ये गलत स्टेटमेंट के मतलब ये है। सही स्टेटमेंट क्या है, जितना अधिक सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन होगा सॉल्यूशन के अंदर उतना अधिक जो है वो आपको उतना अधिक उसका ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, उतना अधिक आपको प्रेशर लगाना पड़ेगा ऑस्मोसिस को रोकने के लिए। और ये सब हमने बहुत अच्छे से समझा हुआ है बेटा, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं इसमें हम, चलो, अरे बस हो गए 10 मिनट, ठीक है। चलो, तो आज इतना ही। तो आज हमने जो है वो पूरे इन क्वेश्चंस को देखा, हमने समझा, और हमने देखो बेटा, मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी कुछ पढ़ते हैं ना, पढ़ने के बाद यदि हम उस पर जो है थोड़ा सा जो है वो क्वेश्चंस को लगा लें, देख लें, हम एमसीक्यू अप्रोच देख लेना, तो बहुत हेल्प मिलती है। इसलिए प्लीज डीपीपी को मिस मत किया कीजिए। आप, मैं देख रहा हूं कई बच्चे जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री का टेस्ट लगातार मिस कर रहे हैं। दैट इज रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग बेटा, नहीं करना है आपको, ठीक है। और अभी हाल ही में मैंने एक चीज और गौर की कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो है ना, मतलब
पता नहीं कहाँ से बच्चे आए हैं, मैं नहीं जानता, जो एक किसी थर्ड फोर्थ बायोलॉजी टीचर को बारे में अच्छा बोल के मेरे लिए बहुत एब्यूजिंग वर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बेटा देखो, दूसरा अच्छा हो सकता है, ठीक है ना, पर आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे आकर इस तरह के वर्ड्स आप यूज़ करते हैं कहीं पे भी, तो वो क्या होता है, वो बेटा अपने संस्कारों को, हमारे अपने अपब्रिंगिंग को बतलाता है वो, ठीक है ना। और आप एक अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप मुझसे डिससेटिस्फाइड होने का आपको पूरा अधिकार है, मेरे से असहमत होने का आपको पूरा अधिकार है, मेरे बारे में गलत बात कहने का पूरा अधिकार है, लेकिन दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करते बेटा, है ना, ठीक है ना। आप अच्छे परिवार के, अच्छे समझदार संभ्रांत बच्चे, घर के बच्चे हैं बेटा, ठीक है। ये सब चीज़ें ना क्या होता है, देखो है ना, हमारे लिए सब शिक्षक दुनिया में, हम बोलें कि फला जो झगड़ा है ना दुनिया में इसी बात का तो है, कोई कहता है कि अल्लाह सबसे महान है, कोई कहता है राम सबसे महान है, कोई कहता है कि यीशु सबसे महान है, कोई कहता है कि ये सबसे महान है। झगड़ा केवल मतभेद काट के, मतभेद रखिए, मन का भेद मत कीजिए, ठीक है ना। किसी भी गुरु के बारे में, अपने किसी बड़े के बारे में आप मैं इससे हर्ट नहीं हूँ, आप मेरे को एब्यूजिंग वर्ड यूज़ करते हैं, मैं इस बात से हर्ट हूँ कि मैं देखता हूँ कि यूथ कहाँ जा रहा है मेरे देश का। मैं देश को देखता हूँ, तुमको नहीं देखता, मैं देश को देखता हूँ, देश के युवा को देखता हूँ, ठीक है बेटा, है ना। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर सद्बुद्धि दे, आपके अंदर भी जो है बुद्धिमत्ता का प्रसार करे और आप जो है वो सफल हो, बड़े आदमी बने। ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.